आज हमारे साथ ऐसी जानी मानी अभिनेत्री है, मतलब उन्होंने लीड जिनको आज भी लोग पसंद करते हैं, ऐसे लीड कलाकार उनके साथ में काम कर चुके। इतना ही नहीं, उन्होंने करियर नहीं छोड़ा शादी के बाद में, और फिर करियर मतलब क्या कहते हैं उसको, एक थोड़ा सा साइड ट्रैक करते हुए किरदार भूमिका में चली गई। लेकिन अभी भी लोग उनको याद करते, उनकी फिल्में और उनका एक जो मुझे पसंद आया हुआ उनका एक लुक है। आप देख रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं अंजना मुमताज़ जी की बात कर रही हूँ। और इनका ये जो लुक है, जो फेस कट देखिए आप, मतलब जो फिरंगी अभिनेत्रियाँ होती हैं उनके फेस कट की तरह। यहाँ पर हिंदी में बहुत सारे कलाकार हैं जिनको हाई चिक्स बोन और शार्प जॉ लाइन चाहिए रहती, लेकिन इनके पास ये सब नेचुरल है। कहाँ छुपी रहती है आप में, तो पहला मेरा सवाल है। कहाँ छुपी रहती हूँ? छुपी तो नहीं रहती हूँ, मगर मैं हूँ भी और नहीं भी हूँ, तो छुपना नहीं कह सकती हूँ। मैंने अपने आप को बस मैं तृप्त हूँ हर चीज़ से, तो इसीलिए मुझे शांति से मैं बैठी हुई हूँ। नहीं तो ऐसा कुछ कहीं छुपी हुई नहीं हूँ, मैं यही हूँ, काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि काम अभी बहुत हो गया। मुझे लग रहा है कि मैंने काफ़ी किया है, अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ काम किया है, तो अच्छे अच्छे डायरेक्टर के साथ काम किया है, तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि बस अभी हो गया है। अब मैं कितना कर सकती हूँ, जितना करना था मैंने कर लिया। अब मेरी अपनी फैमिली है, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, उनको मैं देखती हूँ, उनके साथ रहती हूँ और खुशियाँ मनाती हूँ। अच्छा, आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई? मेरी कैरियर की शुरुआत तो ऐसी हुई, वो भी एक बहुत अजीब सी बात है। एक तो मुझे तो शौक़ था फिल्मों का, और मेरी माँ को मुझसे ज़्यादा शौक़ था। वो हमेशा चाहती थी कि मेरी बेटी को मैं कुछ इस फिल्म इंडस्ट्री में कुछ बनाऊंगी, या एज ए डांसर या तो एक्ट्रेस। तो ऐसे हुआ कि अभी कहाँ से शुरुआत करें। उस ज़माने में तो एक्टिंग स्कूल होता नहीं था, तो ना एक्टिंग स्कूल में डाल सकती है। हाँ, डांस होता था, मतलब डांस मास्टर्स बहुत होते थे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे डांस मास्टर। तो मेरी माँ ने मुझे शुरुआत की डांस सिखाने में, और मैं डांस सीखने लगी। बेचारी यहाँ से वहाँ से पहचान करके डांस मास्टर्स को लेके आती थी। पहला मेरा मास्टर नीलम मास्टर थे, फिर गौरी शंकर हुए, उसके बाद फिर लास्ट में गोपी किशन लास्ट में मेरे मास्टर थे। तो 3-4 मास्टर के साथ मेरी माँ ने मुझे डांस सिखाया और मैं डांस सीखती रही। जो मेरे पहले मास्टर थे नीलम मास्टर, वो एक दिन हम आके ऐसे हमको बोलने लगे कि मुझे पाकीज़ा में गाना है जो 1 महीना चलेगा, तो मुझे 1 महीना के लिए जाना पड़ेगा। मेरी मम्मी को उसने कहा कि मैं नहीं आ सकता हूँ, आपकी बेटी को डांस सिखाना। तो अच्छा, तो ऐसा है कि मुझे पाकीज़ा में डांस मिला है, क्योंकि वो पूरा मुजरा था ना, तो पूरा शीश में, तो उसमें 4-5 डांस मास्टर रखे थे। जो मीना कुमारी का जो डांस मास्टर थे तो बिरजू महाराज थे, तो वो तो बड़े थे महाराज जी, और यहाँ पे और भी डांस मास्टर्स थे। तो सबके लिए अलग अलग एक कोठे के लिए अलग अलग डांस मास्टर रखे थे, उसमें मेरे मास्टर जी थे। तो बोले मैं आ नहीं सकता। मेरी मम्मी ने कहा कि हमें शूटिंग दिखाइए एक दिन। हाँ, दिखाएंगे, ज़रूर दिखाएंगे। तो मैं तो पढ़ रही थी उस वक्त, मैं छोटी थी, 13 साल की थी, 13-14 साल की। चलो ठीक है, लेके जाएंगे सैटरडे या संडे, जब भी छुट्टी होगी मुझे स्कूल की। और संडे को फिर एक दिन उन्होंने कहा कि चलिए, आज मीना कुमारी भी आ रही है सेट पे, रोज़ नहीं आती है वो, तो मुझे वो सब कोठे के लड़कियों को ही डांस सिखाने में, रिहर्सल करने में टाइम जाता है, इसलिए 1 महीना 1 गाना। तो आप ऐसे कीजिए कि आ जाइए, आज मीना कुमारी भी आपको मिलेगी देखने। कहो वाह वाह वाह, चलो चलो चलो। मेरी मम्मी लेके मुझे चली गई फिल्मिस्तान स्टूडियो में, शूटिंग थी, और मैं गए तो बैठे, देखा इतना सारा खूबसूरत सेट लगा हुआ, पूरे कोठा और पूरा कोठे का माहौल, और इसे इतना देख के तो हम लोग फिल्म इंडस्ट्री के थे नहीं, इस लाइन के नहीं थे, हमें ये सब पता नहीं था। क्या है, सुना होता है कि ऐसा होता है कोठा, ऐसा होता है शूटिंग, और ऐसे लग रहा था ऐसे कोठे में ही हम लोग गए हैं। इतना खूबसूरत सेट, सब लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, गजरा लगे हुए हैं, लड़कियां डांस कर रही है चारों तरफ। और फिर मेरे मास्टर जी ने हमको एक जगह पे बिठाया और हमको बोला कि आप बैठिए यहाँ, देखिएगा गाना। तो गाने के म्यूज़िक के पीस में लड़कियों के डांस चल रहे थे, सब हो गया। पूरा दिन चला गया, मीना कुमारी आई नहीं, हम तो उनके लिए गए थे।
चलो उसी बहाने हमको शूटिंग भी देखने मिली और शूटिंग पे गए तो कैसा स्टूडियो होता है, क्या होता है, पहली बार देखा था। तो फिर वो तो आई नहीं तो चलो ठीक है, चलो हो गया, अरे क्या करेंगे, नहीं आई कोई बात नहीं, फिर दूसरी बार। ऐसे करते करते हम लोग 3-4 बार ऐसे हर सैटरडे संडे उनके साथ जाते थे स्टूडियो में और शूटिंग पे बैठते थे। एक दिन ऐसे हुआ कि नहीं मीना कुमारी तो पता नहीं आ रही, क्या करे। तो हम लोग बोले चलो हमको जाना है, अभी इतना देर तक हम लोग बैठ नहीं सकते। 4-5 बजे के करीब, 4 बजे के करीब हम लोग ऐसे जाके गेट के बाहर ऐसे जा ही रहे थे तो एक गाड़ी आके हमारे सामने एकदम रुक गई। हमने बोला अरे रुको, कौन गाड़ी से उतर रहा है? तो मीना कुमारी गाड़ी से उतरी। मीना कुमारी गाड़ी से उतरी और मैं वहाँ पे उनको देखने के लिए गेट मैं ही सामने खड़ी हो गई पहले। ये भी एक इत्तेफाक होता है। आके ऐसे खड़ी हो गई, वो आके उनका गाड़ी से उतरना बहुत आहिस्ता से सब करती थी, उतरना भी उनका वो एक तो वो अदाई थी उनकी। तो आके ऐसे उतर गई तो हम लोग खड़े हो गए ऐसे और उन्होंने आके पहले मुझे मेरी तरफ देखा, देखती रह कर बोला तुम्हारा नाम क्या है? तो मेरा नाम तो विद्या था उस वक्त। तो मैंने कहा विद्या। ओह विद्या मतलब पढ़ाई? तो मैं हंसने लगी। तो बोली कितना पढ़ी हो, क्या पढ़ती हो? मैंने कहा हाँ मैं ऐसे इसने 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में हूँ। अच्छा तो पढ़ती हो ना? हाँ। यहाँ क्यों आई हो? शूटिंग देखने आई हूँ। आपको भी देखने आए? ओ मिलने नहीं कहा, देखने आए हो। तो बोली मगर मुझे लगता है कि तुमको पढ़ना चाहिए, तुम पढ़ो। मैंने कहा हाँ अच्छा ठीक है। ऐसे बोली है क्या मेरे कान में कुछ अच्छा था, उसको देख के तारीफ़ की, बहुत खूबसूरत कान का पहना है, सब ऐसे बोल के चली गई और हम भी चले गए। फिर ऐसे हो गया कि हमको एक नशा हो गया कि सेट पे जाना है और ये सब माहौल में रहना है। और हम लोग हर 10 दिन में 15 दिन में तो ऐसे जाने लगे। और मीना कुमारी के पास ऐसे हो गया कि उनका मेकअप मैन था ना, वो महाराष्ट्रियन थे, मराठी थे। और मराठी का ऐसे होता है ना, तो उन्होंने हमसे पूछा कि हाँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हम बोले हमको मिला दीजिए ना वापस। हाँ आइए अभी लंच टाइम हो गया, आ जाइए। हम लोग उनको लेके गए मेकअप रूम में। मीना कुमारी का इतना बड़ा डब्बा आया था खाने का, इतना बड़ा सा, और उन्होंने आके बिठा दिया और आइए खाना खाओ, विद्या ये लो खाओ, ये खा, विद्या को खाना खिलाओ, ये करो। और एकदम ऐसे घर की तरह बात करने लगी। और फिर हम लोग फिर बैठ के खाना खा के निकल गए। ऐसे करके हर बार मैं फिर आहिस्ता जहाँ उनका मुजरा होता था वहाँ बैठना शुरू हो गया। वहाँ जाके एक कोने में बैठ के उनका डांस देखूँ। डांस तो नहीं देख पा रहे थे इसलिए कि बाद में सब कैमरा लगा रहता है तो वहाँ कोई बैठ नहीं सकता था, बट उनकी रिहर्सल होती थी वहाँ पे। तो बिरजू हमारा रिहर्सल कराते थे वो शॉट का, जो शॉट होने वाला है। तो वहाँ पर हम लोग बैठ के उनकी रिहर्सल देखी थी कि वो कैसे करती, क्या करती, थोड़ा रिहर्सल। और फिर बस पैकअप, फिर एक शॉट हुआ, पैकअप। ऐसे उनकी आई थिंक 2-3 महीना एक गाने की शूटिंग उनकी हुई थी। तो उसी बीच में उन्होंने कमाल मुरी साहब से मिला दिया उनके हस्बैंड से कि लड़की है, फिल्मों में काम करना चाहती है, कोई रोल हो तो उनका दीजिए। मगर वो उन्होंने कहा कि ये लड़की तो बहुत छोटी है, इसको ना मैं किसी मतलब क्या रोल दूंगा, ना कोई हीरोइन का रोल नहीं दे सकता हूँ इसलिए कि वो बड़ी नहीं है, छोटी है। अब ऐसा कोई रोल नहीं है। इन बिटवीन मीना कुमारी का उनका कुछ ऐसे हो गया तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए, तो वो चली गई थी, तो पाकीज़ा थोड़ी रुक गई थी। उसके बीच में कमाल अमरोही ने सोचा होगा कि मैं एक फ़िल्म बनाता हूँ छोटी सी। तो उन्होंने एक छोटी सी फिल्म बनाई, उसमें फिरोज़ खान और संजीव कुमार को हीरो लिए थे, 2 हीरो, और उनके साथ एक हीरोइन, और बहन के रोल के लिए मुझे। तो ठीक है चलो, बहन के पिक्चर फिल्म का नाम शंकर हुसैन। तो ठीक है वो हो गया, और मैं बहन का रोल कर रही थी। उतने में फिर कुछ दिनों के बाद अचानक रात को उनका सेक्रेटरी आके बोलता है कि कल पिक्चर का मुहूर्त है और आप सुबह को 7 बजे पहुंच जाइए फिल्मिस्तान स्टूडियो में। हाँ तो ठीक है, क्या है? तो मेरी मम्मी को उन्होंने कहा कि आपकी बेटी इस फिल्म की हीरोइन है। मेरी मम्मी ने कहा मेरी बेटी कैसे हीरोइन हो सकती? हीरोइन का कार्ड में नाम है कि ये हीरोइन है करके, तो वो कैसे हो सकता है, चेंज कैसे हो सकता है? तो बोले नहीं, ये नाम ऐसा है कि ये वो हीरोइन का भी वही होगा और ये हीरोइन का भी वही होगा, तो ये कैसे होगा?
उसका नाम था अलसबा। तो अलसबा में मैं भी अलसबा मुझे बना दिया गया और दूसरे दिन सेट पे मैं चली गई और मैं अलसबा हो गई। और मुहूर्त हुआ, मुहूर्त में सारे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सब लोग आए थे और मुहूर्त हुआ, ये सब कुछ हुआ। और बड़े बड़े जितने सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, प्रसाद प्रोडक्शन से मनोज कुमार, सब बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस ने मुझे साइन करने के लिए सारा ये किया। मगर कमाल साहब ने कहा कि नहीं, अभी जब तक मेरी पिक्चर कंप्लीट नहीं होती है, ऐसे ही होता है, क्योंकि वो मुझे लॉन्च कर रहे थे। उसके बाद फिर आप ले सकते हैं इसको। बट वो पिक्चर आधी हुई तो उसके बाद फिर मीना कुमारी ने कहा कि अभी मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो, मतलब तबीयत मेरी ख़राब थी, अभी मैं ठीक हो गई हूँ, आप पाकीज़ा शुरू कर दीजिए। उनको पाकीज़ा शुरू करना ज़्यादा ज़रूरी था देन हमारी फिल्म, क्योंकि हम तो यंग ही थे, सब कुछ हमारा तो इतना वो नहीं था। वहाँ पे वो बीमार रहती थी तो उनको वो कंप्लीट करना उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी था और उस फिल्म में बहुत पैसा भी लगा था। तो उन्होंने पाकीज़ा शुरू कर दिया, हमारी फिल्म को बंद कर दिया। और वो पाकीज़ा की शूटिंग 3-4 साल तक चली। तब तक तो मैं 16 साल की हो गई, 16-17 साल की। अब मैं बैठी हुई हूँ और मुझे ऑफर्स आ रहे। हम बोले नहीं कर सकते। मगर कभी अभी तक तो पाकीज़ा ही नहीं कंप्लीट हुई, तो आप कब करेंगे? आप पूछिए कमाल साहब से क्या करना है। ऐसे करते करते उनके बहनों जो महमूद साहब थे, जिनको हम भाईजान कहते थे, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आपकी फिल्म में, मेरी फिल्म में चाहिए, हीरोइन को साइन करना है। मैंने कहा नहीं कर सकते। पूछो तो कमाल साहब बोले देखो, मेरी हीरोइन जो होगी वो मेरी, मतलब जब तक मेरी पिक्चर कंप्लीट नहीं होगी तो बाहर कहीं काम नहीं करेगी, और अगर बाहर काम करेगी तो मेरी हीरोइन नहीं होगी, ऐसे उन्होंने कहा। तो ठीक है, फिर तो हमने सोचा कि कितना इंतज़ार करेंगे, ये सब तो क्या डेस्टिनी होता है ना, उसके लिए तो कोई किसी का कुछ वो नहीं होता है। हमने कहा नहीं, हमको बाहर काम करना है, हम इतना इंतज़ार नहीं कर सकते, इसलिए कि हमें एक फ़िल्म मिल रही है और हम तो फिल्म इंडस्ट्री के थे भी नहीं ना। तो ठीक है चलो, उन्होंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो किया था वो सब ये कर दिया, उन्होंने मुझे आज़ाद कर दिया कि नहीं कर सकती हो, जाओ। फिर महमूद ने मुझे, भाईजान ने साइन किया अपनी बहन के फिल्म के लिए, और मीनू मुमताज़ थी ना उनकी बहन, तो उनके लिए फिर वो फिल्म साइन की। और दो तीन उन्होंने भी फिल्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट में मुझे साइन किया था। मगर वो फिल्म शुरू होने से पहले शशिधर मुखर्जी, जो काजोल के ग्रैंडफादर है फिल्मालया स्टूडियो के, उनको हीरोइन चाहिए थी उनकी फिल्म संबंध के लिए। और जो महमूद के भाईजान के जो डैडी थे मुमताज़ अली, वो उनके बेस्ट फ्रेंड थे, दोस्त थे, और वो उनके साथ ऑफिस में, क्योंकि एक उम्र होने के बाद शाम को एक दोस्त लोग के साथ जाके बैठते ना, ऐसे वो स्टूडियो में जाके बैठते थे अपने फ्रेंड्स के साथ, बातें करते रहते थे। तो उन्होंने बोला कि अरे यार, हीरोइन नहीं मिल रही मुझे अपनी फिल्म के लिए, कोई हीरोइन तो लेके आओ, अच्छी हीरोइन लेके आओ। बोले है ना हमारे घर में, मेरे बेटे ने अभी एक लड़की साइन की मैं भेजता हूँ उसको, भेज दो जल्दी भेज दो, क्योंकि पिक्चर मेरी शुरू हो गई अभी, मगर हीरोइन के बगैर तो अभी हीरोइन चाहिए हमको। ठीक है, उन्होंने मुझे कहा कि जाओ। महमूद ने भी कुछ कहा नहीं, वो वैसे नहीं थे कि मेरी फिल्म ये होगी और वो होगी। उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ। और फिर मैं आई और उन्होंने उसी दिन मुझे देखा और कहा कि ये मेरी पिक्चर की फिल्म की हीरोइन है, बस। और मुझे साइन किया। दूसरे दिन से थोड़ी सी, क्योंकि मुझे एक्टिंग का तो ABCD नहीं मालूम था, कुछ भी मालूम नहीं था क्या है, मतलब डांस मालूम था, डांस मैं कर सकती थी, मगर एक्टिंग तो मुझे पता ही नहीं कि क्या है, कभी एक्टिंग ही नहीं की थी, स्कूल में भी नहीं की थी। तो मगर हमारे बिल्डिंग के सारे फंक्शंस होते थे, जैसे गणपति है ये, उसमें मैं सब करती थी, सब कुछ बहुत कुछ करती थी, ज़्यादातर डांस करती थी। तो चलो फिर उन्होंने साइन किया संबंध, तो उस टाइम पे उस ज़माने में हिट हो गई। फिर उसके बाद मुझे फिल्में मिलती गई, महुआ मिली, क्योंकि उनका बंगाली ग्रुप था तो उससे मिल गई, वो फिल्म मिल गई। और ऐसे करके फिर माँ का आँचल, और फिर मैं फिल्मों में आ गई। उसके बाद दादा कोंडके ने मुझे साइन किया, क्योंकि उनको पता चला कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ, तो उन्होंने मुझे साइन किया। और महमूद ने मेरा नाम एक्चुअली अंजना रखा, क्योंकि वो राम और श्याम में तब काम करते थे, तो वैदा रहमान का नाम था अंजना। तो उन्होंने बोला मुझे वो अंजना नाम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वैदा जी का नाम था, तो तुम्हारा विद्या नाम नहीं अच्छा लग रहा है, ये फिल्म के लिए अच्छा नहीं है, और अभी विद्या ही चल रही है और उस ज़माने में उन्होंने विद्या नहीं चलेगा, विद्या क्या है, तो अच्छा ठीक है क्या करें।
ये नाम का मेरा चेंज होने का बहुत सब गड़बड़ हो रहा था। तो चलो ये तो हो गया, और फिर मैं अंजना हो गई। अंजना थी सिर्फ, मैं मुमताज़ नहीं थी। और उसी दौरान फिर मेरी मुलाकात फिर मेरे हस्बैंड से हुई, जब संबंध से पहले, संबंध के बाद हुई। हाँ, तो संबंध के बाद ही हुई। और फिर महमूद के घर में आना जाना था हमारा, काफ़ी था। और मेरे फैमिली में एयर इंडिया में काम करते हैं, तो उनकी एयर इंडिया की पार्टी होती थी, उसमें मैं अपने हस्बैंड से मिली, तो मैं वहाँ जाती थी, तो वैसे मुलाकात हो गई। हिंदू मुस्लिम थे तो शादी के लिए तो कोई ना हाँ ही नहीं कहने वाला था, किसी का भी ये नहीं था। मेरे मामा भी थे एयर इंडिया में, नेविगेटर थे। सब ने कहा नहीं, मुसलमान लड़के से नहीं कर सकते, क्योंकि उस ज़माने में महाराष्ट्र तो कर ही नहीं सकते। तो ये हो गया, हम लोग मतलब शिव से जैसे होता है ना, ऐसे चलो ठीक है। तो फिर अभी तो कर सकते थे, पहले नहीं कर सकते थे। अब फैमिली में तो हो ही नहीं सकता, नहीं कर सकते थे, पर सबको पता नहीं रहता है ना, कैसे सब एक ही होते हैं, मगर फिर बाद में पता चलता है। चलो ठीक है। और फिर 7 साल लगे हम दोनों को इंतज़ार करते हुए कि शादी नहीं करने ही नहीं देंगे। फिर हमारी बिरादरी में नाक कटेगी, ये होगा वो होगा, जबकि मैं फिल्म इंडस्ट्री में आ चुकी थी, मैं एक्ट्रेस थी, सब कुछ था, मगर हमारे घर का माहौल फिल्मी नहीं था। तो फिर नहीं हुआ। 7 साल तक इंतज़ार करने के बाद मेरी मम्मी ने कहा कि अभी तो बहुत हो गया, क्या करें। तो फिर मेरी मम्मी ने कहा चलो ठीक है, लड़कियों को बुला लो, मिलते देखते। मिल ले, तो मिलने के बाद मेरे मम्मी डैडी मेरे हस्बैंड जाने के बाद बोलने लगे कि लड़का तो बहुत अच्छा है, हर तरह से अच्छा है, मगर सिर्फ मुसलमान होने की वजह से गड़बड़ हो रही है। तो फिर दोनों ने सोचा, फिर एक दिन कहा कि क्या करें अभी। उन्होंने मुझे पूछा क्या फ़ैसला है तुम्हारा। क्या नहीं करूँगी शादी, तो इसी से करूँगी, नहीं तो रहने दो, शादी नहीं करनी है मुझे, आप छोड़ दीजिए मेरा शादी के बारे में। तो फिर थक के उन्होंने कहा चलो ठीक है, शादी की तैयारी करो। हमने 4 दिन में शादी की तैयारी की ना, क्योंकि कब ना हो जाए हमको डर के मारे डर लग रहा था। 4 दिन में जो मिल गए, जहाँ भी से गाड़ी में जा रहे, हमारी शादी आ जाए, हमारी शादी आ जाए। और शादी कहाँ करे, हॉल नहीं, कुछ नहीं, क्या करे शादी। तो शादी इनकी बहन पाली हिल में रहती, उनका टेरेस फ्लैट है, तो उन्होंने अपनी बहन को कहा कि टेरेस दे देना ना, हमको शादी करनी है। वो भी थोड़ी सी हक्का बक्का रही, क्योंकि वो भी मुस्लिम है, हिंदू लड़का लेके आ रहा है, तो मेरा भाई कज़िन, तो मगर वो अच्छी थी, वो बोली हाँ ठीक है। तो फिर चलो, तो फिर रजिस्टर शादी हुई, सब आए, फ्रेंड्स लोगों को सबको बुलाया गया। उसमें देबू मुखर्जी भी हमारी शादी में आए थे, राजेश रोशन जो हमारे उस वक्त फ्रेंड थे, वो भी हमारी शादी में आए थे। तो ऐसे करके सबको मिला के हमने सबको बोल दिया भी होंगे 25-30-50, थोड़े कम ही होंगे, सब थे शादी में। कुछ भी खाना पीना भी क्या देंगे कुछ समझ में नहीं रहा था, क्योंकि 4 दिन के अंदर क्या इंतज़ाम करें। कुछ फ्रेंड्स समोसा लेके आए, कुछ लड्डू लेके आया, कुछ कोको कोला लेके आए, कोक लेके आए, ऐसे करके सबको करके हमारी शादी हो गई। और फिर मैं शादी के 10 दिन के बाद ही मेरे हस्बैंड के साथ सिंगापुर चली गई, क्योंकि उनको 4-5 महीने की पोस्टिंग मिल गई सिंगापुर टू ऑस्ट्रेलिया। तो मैं वहाँ चली गई फिर 5 दिन के लिए, फिर सबसे आउट, फिल्म इंडस्ट्री से आउट, सबसे आउट, काम भी नहीं मैंने किया। इसके बीच में मैंने दादा कोंडके के साथ भी काम किया, दादा कोंडके ने मुझे बुलाया, फिर पहली फिल्म, दूसरी फिल्म, तीसरी फिल्म, तो उनकी हर फिल्म सब सुपर हिट, उस ज़माने की हिट फिल्म की बात कर रही हूँ मैं। और गाने भी अच्छे होते थे। मेरा गाना सबसे अच्छा मराठी का था झाल्या तिन्ही सांजा, बहुत अच्छा, और चंदनाच्या ताटावर, हिलपोरी हिला, वो सारी मेरी मराठी फिल्मों के गाने थे। और बस फिर मेरा सब ऐसे जर्नी शुरू हो गई। बच्चा हो गया, बच्चा होने के बाद फिर मुझे लगा कि अब मैं क्या करूँ मैं। ठीक है, अभी बच्चे के साथ हूँ, सब है, हॉलीडेज़ मतलब मेरे लिए तो हॉलीडेज़ था, वो तो ड्यूटी पे रहते थे, जाते थे, तो और मैं उनके साथ जाती थी। तो ऐसे करके उनके साथ मैंने पूरा मतलब इधर जा रही उधर जा रही, कभी लंदन जा रही, कभी अमेरिका जा रहे, ऐसे करके मैंने बहुत इन्जॉय की लाइफ। उसी बीच में कहीं शॉपिंग के लिए गई थी मैं, तो वहाँ पे एक लेडी आके मुझे बोलती है कि तुम
फिल्म में काम करोगी, आके एकदम मुझसे पूछने लगी। मैंने कहा हाँ क्यों, क्या हो गया? तो बोलती मैं अपनी पिक्चर फिल्म बना रही और मुझे ऐसी तुम्हारी जैसी हीरोइन चाहिए। मैंने कहा अच्छा, मगर ऐसे कर एकदम अचानक रास्ते में ऐसे मुझे पूछ रही है कि मुझे हीरोइन चाहिए। मैं बोली ठीक है, तुम करोगे मेरी फिल्म में? हाँ मैं करूँगी, मैंने कहा। और मैं आ गई घर पे। उसके बाद पता नहीं उन्होंने कहाँ से मेरा पता निकाल के करके फिर मुझे अपने घर पे बुलाया और मुझे अपनी 9 फिल्मों में मैंने उनके साथ काम किया, गुजराती, और सब हिट। उसमें से एक रामायण थी, जो गुजराती रामायण सुपर हिट हो गई थी उस ज़माने में। तो उन्होंने भी, वो गुजराती फिल्में भी मेरा ऐसा शुरू हो गया। उसके बाद फिर बुनियाद आ गई। तो बुनियाद से पहले मेरे पास कुछ भी काम नहीं था, मैं अपनी फैमिली में बिज़ी थी, बच्चा हो गया उसके साथ बिज़ी थी ऐसे। तो अचानक ऐसे मेरे एक राखी भाई ने कहा कि तुम टीवी में काम करोगी। मैंने कहा टीवी में क्या, कैसे काम करूँ, क्या करूँ? रमेश सिप्पी बना रहे एक सीरियल और तुम जाओ मिलो, देखो क्या होता है। तो मैंने कहा उनको एक चाहिए कैरेक्टर, एक चाहिए सीरियल में। अच्छा ठीक है, मैं गई। मनोहर जोशी राइटर और रमेश जी बैठे थे। उन्होंने मुझे जाते उस कैरेक्टर का नाम लिखा और बोला कि इस कैरेक्टर के लिए मनोहर जोशी जी ने लिखा कि ये इस कैरेक्टर के लिए ये है। ओके ठीक है। फिर मैंने पूछा कि क्या कैरेक्टर है, मेरा क्या रोल है, क्या कर रही हूँ? फिर इन्होंने बोला कि हमारा ये जो सीरियल जो बन रहा है 30 एपिसोड हो चुका है, तुम्हारा कैरेक्टर 30 एपिसोड के बाद आएगा। मैंने कहा बाप रे, मतलब शुरू में तो मैं हुई नहीं, तो मैं करूँगी क्या इस सीरियल में? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मतलब बोला नहीं, तुम्हारा है, बाद में आएगा, मगर तुम 30 एपिसोड के बाद ही आओगी, ये सोच लेना। ओके, मुझे तो कुछ ऐसा सोच नहीं था। ठीक है, ओके। और जब ये उनकी शूटिंग के लिए मुझे बुलाया गया और मेरी एंट्री हुई है बुनियाद में, तो ऐसी एंट्री हुई कि सारे फिल्म इंडस्ट्री में सब ने सोचा कि इसको ये भी हमारी फिल्म में लेना है, जो भी कैरेक्टर होता है। उस ज़माने में माँ के रोल बहुत अच्छे होते थे। तो सारे प्रोड्यूसर्स आ गए बुनियाद के बाद और मुझे पूछने लगे कि माँ का रोल करेगी। और मेरे साथ तो अनीता कंवर भी थी, तो उसके पास भी आ गए। अनीता ने कहा कि नहीं, मैं तो माँ के रोल कभी नहीं करूँगी। तो ठीक है, तो फिर मेरे पास आए, तो उन्होंने मुझे पूछा, तो मैंने कहा मैं करूँगी। तो कि मैं क्या करूँगी फिर, अभी ना हीरोइन तो मैं बन नहीं सकती हूँ। ठीक है, मैं माँ के रोल करूँगी। ओके ठीक है। तो सारे जितने सारे राकेश जी और सब बड़ी फिल्मों में, इन लोगों की फिल्मों में मैंने काम किया। जय ओम प्रकाश, सब बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उनकी फिल्मों में मैंने काम किया। बड़े सारे स्टार्स लोगों के, माधुरी के साथ 4 पिक्चर, श्रीदेवी के साथ 4 फिल्में की मैंने, अमिताभ के खुदा गवाह की। और इस तरह से माँ का मेरा कैरेक्टर सब चलता रहा, मेरी जर्नी चलती रही। उसी बीच में मैंने भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया, माँ के रोल किए भोजपुरी में, और माँ के रोल ही करती रही। फिर एक दिन मुझे ऐसा लगा, मेरे हस्बैंड रिटायर हो गए एक्चुअली 60 साल में। तो रिटायर हो गए, तो पहले उस वक्त भी मैं काम करती थी, टीवी में काम करती थी। मैंने 3-4 सीरियल में काम किया था। दुबई की मैंने शम्मी कपूर के साथ सीरियल लिया था, इसलिए कि मेरी बहन दुबई में रहती थी, तो मैं उसी बहाने मैं शूटिंग भी करूँगी और मेरी बहन से भी मिलूँगी। तो मैं शूटिंग से 2-3 दिन पहले जाती थी और शूटिंग के 2-4 दिन के बाद घर बॉम्बे आती थी। और मेरे हस्बैंड भी वहाँ, क्योंकि एयर इंडिया में थे तो आना जाना कर सकते थे, तो आते जाते रहते थे। तो मैंने वो एक सीरियल, मुझे बहुत अच्छा लगता था काम करना, और शम्मी कपूर की मैं बहुत ज़बरदस्त फ़ैन थी, मगर मैंने यंग डेज़ में उनके साथ काम नहीं किया। जब मैं उम्र हो गई तो मैंने उनके साथ काम किया। तो चलिए, मगर मैंने उनके साथ काम किया, ये मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और उसके बाद फिर ऐसे करके उन्होंने कहा कि बस रिटायर हो गए। तो उसके बाद भी मैं उनके रिटायर के बाद भी 1 साल काम कर रही थी। सीरियल का नाम भूल गई, मोहे रंग दे कलर्स में था। तो मुझे रोज़ मैं सुबह जाती थी 9, सीरियल का काम ऐसा होता है ना, फिल्म की तरह नहीं है 2 सीन कर लिया और आप घर वापस आ गए। तो ये 9 बजे की, 9 से लेकर 9 क्या 10 भी बज जाए, फिर घर आते आते 11 बज जाए। मैं सब लोग, मतलब 9, साढ़े 8, 9 बजे पहुंचने के लिए 8 बजे तो घर से निकलना पड़ेगा। 8 बजे घर से जाना है, 11 बजे घर पहुंच रही, सब लोग सो रहे घर में। मेरे हस्बैंड भी खाना खा के सो गए। कितना वेट करेंगे, मैं फ़ोन करके कहती थी खाना खा के सो जाइए।
अब वो सो गए हैं, वेट तो कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा ये लाइफ नहीं है कुछ, किस लिए करना है मुझे ये सब कुछ। पैसा तो सबने बोला कि कितना अच्छा है, अभी तुम अभी भी पैसा कमा रही है। मैंने कहा पैसा इज़ नॉट एवरीथिंग, और हमारे लिए, मतलब हमारे फैमिली के लिए मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। खुशी भी तो चाहिए ना साथ में। अगर मैं सिर्फ पैसा ही कमा रहती होती तो मैं बहुत काम कर सकती थी, मगर मेरे फैमिली का क्या, मेरा हस्बैंड घर में बैठा हुआ है। हाँ, 60 इज़ नॉट ओल्ड, ऐसे ही घर में बैठे हुए, और मैं जा रही हूँ रात को, फिर सुबह उठ के मुझे जाना है, तो मतलब कितना करूँ मैं ऐसे। तो मैंने कहा नहीं, ये मेरा कुछ ठीक नहीं लग रहा है, लाइफ अच्छा नहीं। फिर एक दिन अचानक फिर मैंने कहा, जैसे वो सीरियल ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर मैंने, सीरियल के बाद क्या मुझे पता नहीं, इसका ऋतिक के साथ कोई मिल गया कि, तो उसमें इतना तो सीरियल नहीं था ना, सीरियल में नहीं कर सकती थी मैं। फिल्मों के लिए चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा काम होता है, तो वो किया। और फिर मैंने सोचा कि चलो अभी हाँ, हो गया, बहुत हो गया, लाइफ में और भी कुछ करना है, और भी है। फिर ये भी अगर 60 साल की तब तक मैं भी होने आ गई थी, तो मैंने कहा चलो अभी मुझे कुछ करना चाहिए लाइफ में, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। उसी बीच में बेटे की शादी हो गई, बहू आ गई, पोता हो गया, तो ऐसे ऐसे करके अपना क्या बोलते, ये मेरा सीरियल शुरू हो गया, लाइफ का सीरियल शुरू हो गया। और मैं बस इसी में अभी हूँ, और खुश हूँ और तृप्त हूँ। मुझे कुछ ऐसा वो नहीं लग रहा है कि मैंने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ऐसा करती तो ये होता, हो गया, जब जैसा करती तो ये होता, ये होता, अब तो नहीं कर सकती हूँ मैं, तो क्यों सोचना है। तो बस ये मेरी ज़िंदगी थी, मतलब लाइफ ऐसी है। और अभी मैं इसी लाइफ में अभी अपनी क्या बोलते हैं, आगे पता नहीं, आगे की ज़िंदगी ऐसे ही गुजारना चाहती हूँ। और शुरू से ही मेरी ख्वाहिश थी, जब मेरे हस्बैंड से जब मिली थी ना, तब मैं सोचती थी कि मैं शादी करूँगी तो ऐसे लड़के से करूँगी जो 15 दिन बॉम्बे में रहता है, 15 दिन बाहर रहता है, ताकि शांति रहे। रोज़ उसको भी देखना मुझे, मतलब रोज़ हस्बैंड आ रहा है, जा रहा है, ऐसे नहीं मैं शादी करूँगी। और देखो कैसे होता है, डेस्टिनी बोलिए, ऐसे लड़के से शादी होगी जो 15 दिन बाहर रहते थे और 15 दिन इंडिया में रहते थे, क्योंकि वो बाहर ही ज़्यादा जाते थे। तो ऐसे हो गया। उसके बाद आगे भी मैं सोचती थी कि मैं कितना ऐसा काम कर सकती हूँ, कितना करूँ, ये भाग दौड़, ये सुबह जाना, ये करना, खाने का डब्बा भी लेके जा रहे, ये भी कर रहे, वो कर रहे, कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब ये कोई लाइफ अभी मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ है, चलो अभी थोड़ा इसमें भी थोड़ा वो कर दो, शांति कर लो, तो वो भी कर लिया, अब ये भी हो गया। तो इस तरह से जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल रहा है, और जो चाहते वही मिलता है, मुझे ऐसा लगता है। तो हर एक को चाहना ज़रूर चाहिए, अपनी ख्वाहिश रखनी चाहिए कि मुझे ये करना है। मेरी ख्वाहिश ये थी, मेरी चाहत ये थी, बट कोई और भी कुछ किसी की चाहत होती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मगर चाहत को हमेशा आपको ये करना चाहिए, सोचते रहना चाहिए कि मुझे ये मिलता तो अच्छा होता, मुझे वो मिलता तो अच्छा होता, ऐसा चाहिए। इसके लिए कभी भी दिल हमेशा क्या बोलते, वो जवान रखना चाहिए चाहत में, तो मिलता है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, मिलता है, देता है ऊपर वाला। आप कर्म और नसीब में विश्वास रखती है शायद? हाँ, मैं विश्वास रखती हूँ। कर्म तो ऐसा है ना, कर्म करो वैसा ही आप पाओ। मुझे तो लग रहा है मैंने अच्छा ही कर्म किया होगा, जो मैं आज इस पोजीशन पे हूँ। और नसीब, हाँ, ये मेरे नसीब में ही होगा शायद, इसके लिए आज मैं ऐसी हूँ। तो वो तो है, कर्म और नसीब तो है, मानती हूँ मैं। मतलब मेरे पहले ही सवाल में आपने पूरी ज़िंदगी की कहानी सामने रख दी, पर फिर भी उसमें जो लूप होल्स बचे उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। मतलब शुरुआत करती हूँ कि आपने कहा कि मीना कुमारी जी, कमाल अमरोही जी, महमूद जी, शशिधर मुखर्जी, ये मतलब जो आपने जो नाम दिए, मतलब फिल्मों का जो इतिहास कोई लिखता है तो इनके बिना तो कंप्लीट होगा नहीं। ऐसे लोगों के साथ में आपकी शुरुआत हुई, कैसे देखती है? अभी मुड़ के देखना होगा तो इस चीज़ को। मुझे इस बात का बहुत गर्व है
कि मैंने इतने ऐसे मतलब इतने बड़े बड़े लोगों के साथ मैंने काम किया है। और कमाल उमरी तो बहुत अच्छे राइटर थे और लिखते भी थे गाना। बान उनकी उर्दू, उनकी वजह से मैं उर्दू सीखी हूँ। उन्होंने मेरे लिए मास्टर रखा उर्दू का और मुझे उर्दू लिखना बोलना सब आता है, मैं लिख सकती हूँ उर्दू। और ये वजह कमाल उमरी की वजह से ही है। तो वो भी एक है ज़बान। और उनकी मीना कुमारी से मिली हूँ, जो मीना कुमारी के साथ बैठना उठना भी एक नसीब की बात है हमारे जैसे लोगों के लिए, क्योंकि हम तो इस इंडस्ट्री के हैं नहीं ना कि हम मीना कुमारी के जैसी इतनी बड़ी स्टार एक्ट्रेस के साथ हम बैठ सकते। बैठे हैं, खाना खाया है। अमिताभ बच्चन जिनके साथ बैठे हैं, खाना खाया है। तो ये मुझे लगता है कि ये सब मतलब नसीब की बात है और इस बात का मुझे बहुत गर्व है। और मुझे इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने देखी है। शशिधर मुखर्जी इतने बड़े हैं, शशिधर मुखर्जी उन्होंने इतनी फिल्में बनाई, इतने एक्ट्रेस लोगों को, बड़े बड़े साधना, आशा परे, सब बड़े बड़े डायरेक्टर्स लोगों को उन्होंने इस इंडस्ट्री को दिया है। तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ और मैं उनकी हीरोइन हूँ। तो मुझे भी इस बात का भी बहुत गर्व है कि मैंने ऐसे लोगों के साथ किया, ऐसे लोगों के साथ मैं बैठी हूँ, बहुत कुछ सीखा है। बप्पी लाहिरी जी उनके पास आके बैठते थे और म्यूज़िक का करते थे और मैं भी वहाँ पे बैठी रहती थी, वो भी मैंने देखा है। तो मुझे लगता है कि मैंने ये सब कुछ देखा है। और अभी आपसे मैंने कहा ना, मैंने बॉम्बे के हर स्टूडियो में काम किया है। बच्चन स्टूडियो, वाडिया स्टूडियो, रूप तारा स्टूडियो, ज्योति स्टूडियो, ऐसे ऐसे स्टूडियो अभी हैं भी नहीं है और उन स्टूडियो में मैंने काम किया है। आज तो स्टूडियो में, आजकल तो फैशन ही नहीं है स्टूडियो में काम करने की, मगर मैंने काम किया है। बाबू भाई मिस्त्री इतने बड़े कैमरामैन थे उस ज़माने के। तो मुझे गोपी किशन जी के साथ मैंने डांस सीखा है। उनके साथ मैं रिहर्सल करती थी। उनका एक रिहर्सल करने का समय होता था, वक्त होता था, जिसमें वो करते थे सुबह 7 बजे का टाइम और 9 बजे उनकी क्लास शुरू हो जाती थी, जो स्टूडेंट्स आते वहाँ पे। तो शुरू में तो मैं स्टूडेंट्स के साथ ही डांस करती थी। फिर एक दिन अचानक उन्होंने कहा कि तुम मेरा रिहर्सल जब मैं करता हूँ ना, मेरा रियाज़ करते थे रोज़ सुबह को, तुम 8 बजे मेरे रिहर्सल में मैं करता हूँ रियाज़, तब आना। और मैं 7 बजे का टाइम है, 7 बजे तुम आ जाना। और मैं उनके रियाज़ के वक्त मैं उनके साथ रियाज़ करती थी। तो ये भी तो बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े मास्टर, डांस मास्टर के साथ मैं रियाज़ कर रही हूँ। इसमें पद्मा खन्ना भी होती थी। तो वो इतने सारे मैंने लोगों का भी, मुझे दादा कौन के इतने बड़े कलाकार। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं क्या काम करूँ। हैं अभी तो बहुत बड़े बड़े हैं, मगर अभी तो मेरा वक्त चला गया जिनके पास मैं अभी काम कर, जैसे ये सब हैं स्टार्स हैं, बड़े बड़े स्टार्स हैं। तो नसीरुद्दीन शाह के साथ मैंने काम किया है, 2 फिल्मों में काम किया है। इतने बड़े कलाकार, मिठू ने, नसीर है, उनकी माँ के रोल किया है मैंने। मिठून और नसीर, इन लोगों का मैंने माँ का ही रोल किया है। बाकी इतने बड़े स्टार्स फिल्म इंडस्ट्री के हैं। सनी है, अक्षय कुमार की पहली फिल्म की माँ मैं थी, अजय देवगन की पहली फिल्म की माँ मैं थी, माधुरी की पहली फिल्म की माँ मैं थी, उत्तर दक्षिण उसकी पहली फिल्म थी। उसके बाद करिश्मा कपूर की पहली फिल्म की माँ मैं थी। और अक्षय कुमार, अजय देवगन, ममता कुलकर्णी की पहली फिल्म की माँ मैं थी। और इतने सारे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, जितने सारे फिल्म इंडस्ट्री में स्टार बने, सबकी पहली फिल्म की माँ मैं थी और उनकी सारी फिल्में सुपर डुपर हिट थी। तो वो भी एक मैंने काम किया है। संजय दत्त के साथ मैंने 4 फिल्मों में काम किया। अंजना जी, जैसे आप बता रही थी कि मतलब बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ में आपने काम किया है। धर्मेंद्र जी है, अमिताभ जी है और अभी जो यंगस्टर है उनके साथ भी आपने काम किया है। तो ये जो एक अमिताभ बच्चन जी है और धर्मेंद्र जी से लेके अभी अक्षय कुमार, यहाँ तक की जो जनरेशन है, माधुरी जी, क्या देखती है इन कलाकारों में, क्या कुछ बदलाव आ चुका है एज अ को एक्टर? बदलाव मतलब क्या बदलाव? एज एन ट्रीटिंग अ को स्टार, delivering a line, acting, behavior on a set. मैंने जब उनके साथ पहले काम किया था, उनकी पहली फिल्म में, तो वो लोग बेचारे न्यू कमर ही थे।
तो वो जैसे न्यू कमर होते वैसे ही थे, मगर हीरो हीरोइन थे, एक्टर थे, हीरो हीरोइन थे। तो और मैं तो माँ का ही रोल उनका कर रही थी, मगर वो बहुत उनको मतलब बहुत रिस्पेक्ट देना, उनको मतलब माधुरी भी, अक्षय भी, ये सब रिस्पेक्ट देना जानते थे। संजय है, तो वो मगर वही एक है। उसके बाद वो लोग बाद में वो स्टार बन गए। तो जो उनका फ़र्क था, जो पहले वो पहली फिल्मों में आए थे और जब स्टार बन गए, मेरी नज़र में तो वो लोगों में कुछ भी फ़र्क नहीं था। वो वैसे ही थे उस वक्त भी वैसे थे और बाद में भी वैसे ही थे। कोई फ़र्क नहीं कोई चीज़ में। साथ में माधुरी के साथ तो क्योंकि महाराष्ट्रियन होने की वजह से हम लोग साथ में बैठना खाना पीना होता था। बदलाव आप कह रही हैं, मुझे ऐसा कुछ बदलाव नहीं लगा, क्योंकि वो लोग एक्टर हैं, स्टार्स हैं, मगर वो लोग अच्छे फैमिली के भी हैं। तो वो जानते हैं बड़ों के साथ कैसे बात करना, किस तरह से करना। तो वो उनका तो मतलब मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं लगा कि वो लोग कुछ बदल गए। वैसे ही पहले भी थे और बाद में भी, स्टार होने के बाद भी वैसे ही थे। हाँ, मैं तो एक बात भूल ही गई कि मैंने दिलीप कुमार के साथ भी, दिलीप साहब के साथ भी काम किया, मगर वो फिल्म रिलीज़ नहीं हुई। और उनके साथ मगर मैंने, दिलीप साहब को एक था, सेट पे जाने से पहले रिहर्सल करते थे, तो वो रिहर्सल के लिए मुझे अपने घर में बुलाते थे। पहले तो फ़ोन पे समझाते थे। जब दिलीप साहब मुझे फ़ोन करते थे और मुझे समझाते थे, मुझे यकीन नहीं होता था कि मैं फ़ोन पे दिलीप साहब के साथ बात कर रही हूँ और वो मुझे बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि ऐसे करना है, ऐसे बोलना है। कुछ जब बात उनसे ख़त्म होने के बाद मेरे हस्बैंड मुझे पूछते थे, तुम ऐसे क्यों उनसे बात कर रही थी? कैसे, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उनके साथ बात कर रही हूँ, दिलीप साहब से बात कर रही हूँ। वो मुझे समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो मतलब हमने उनको कब से देखा है, बचपन से दिलीप साहब को देखा है और उनकी फिल्में देखी है, और मैं भी उनकी बहुत ज़बरदस्त फ़ैन थी। तो उनके साथ भी मैंने काम किया है। वो तो मैं भूल ही गई बोलना कि मैंने दिलीप साहब के साथ काम किया है। महमूद साहब भी तो बड़े ही थे उस वक्त, तो खुद डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर्स थे, सिंगर थे, डांसर थे, क्या नहीं थे। और उनका हर चीज़ मोड मैंने देखा, इसलिए कि उनके घर में मेरा आना जाना बहुत था, क्योंकि मैं उनकी हीरोइन थी। मगर उन्होंने मुझे बंधन ऐसा नहीं रखा था कि काम करना है बाहर करो। उनकी फिल्म में मैंने काम किया बाद में, 2 फूल में, तो वो भी हिट हो गई थी उस वक्त। तो उनसे भी बहुत कुछ इन लोगों से सीखा मैंने। दिलीप साहब के साथ तो मैंने उनके घर जाके भी रिहर्सल की है, उनसे डिस्कशन होता था। उसके पहले सेट पे नहीं जाते थे वो। सेट पे भी काफ़ी मेरे हस्बैंड सेट पे मिलने आते थे। तो दिलीप साहब के कौन नहीं फ़ैन है, तो वो भी फ़ैन। तो दिलीप साहब के साथ मैं शूटिंग करी तो वो आके बैठते थे, मगर जैसे मेरे हस्बैंड आते थे वो कुर्सी पे बैठे हुए खड़े हो जाते थे, आइए आइए जनाब आइए, और मेरे हस्बैंड को बिठाते थे। इतने तमीज़ वाले लोग हैं, तो उनसे बहुत चीज़ें सीखनी चाहिए। मैंने आजकल के न्यू जनरेशन के साथ काम नहीं किया है, तो मुझे मालूम नहीं उनके बारे में, मगर ऐसे मैं उनको देखती हूँ, वो भी शायद ऐसे ही होंगे, मुझे पता नहीं उनके बारे में कुछ भी। मगर इतने बड़े बड़े स्टार्स को मैंने देखा है, दिलीप साहब को देखा है। मेरे हस्बैंड आए तो खड़े हो गए और उनको बैठने के लिए कहा कि आप बैठिए, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आपने जब पहली बार कैमरा फेस किया संबंध के लिए, पहला दिन, पहला शॉट कैमरा के सामने, क्या कुछ दिमाग में था? कुछ याद आ रहा है वो दिन? पहला दिन तो ऐसे हुआ था कि मैंने तो आपसे कहना एक्चुअली मैं भूल गई। उस फिल्म के डायरेक्टर थे जो राखी गुलजार के हस्बैंड थे, पहले हस्बैंड। तो उन्होंने राखी को ही साइन किया था उस फिल्म के लिए, पर कोई वजह से वो फिल्म नहीं उनके साथ नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर मुझे लिया। और पता नहीं क्या हुआ, तो मुझे पता नहीं ज़्यादा करके। तो वो थोड़े से नाराज़ थे, क्योंकि वो चाहते थे कि राखी उस फिल्म की हीरोइन रहे। तो मैं जब फर्स्ट डे उनके सेट पे गई तो वो खुश नहीं थे मुझसे कि मतलब मैं हीरोइन हूँ करके। तो मैं जब सेट पे चली गई तो मुझे उन्होंने एक शॉट बताया कि हीरो वहाँ से आ रहा है और तुम भाग भाग के जा रही उससे मिलने के लिए। और मैं ऐसे भाग भाग के चलते चलते जा रही हूँ। हीरो का नाम था मानो, मानो 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 करके। तो वो मैं, एक तो फर्स्ट डे था, बहुत नर्वस थी। मेरी चाल यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए लड़खड़ा के कितनी बार ऐसे लड़खड़ा गई। और वो 1 रिटेक 2 रिटेक, तो इतना गुस्सा हो के एक दिन बोले कि कहाँ से उठा के हीरोइन को लेके आए, इसको चलना भी नहीं आता है। तो मैं तो और भी नर्वस हो गई। मैं कहा क्या करूँ अभी मैं,
ये तो बहुत गड़बड़ है, कैसे करे। मेरी माँ वहाँ बैठी थी। उस ज़माने में मेरे डैडी वगैरह सेट पे आती नहीं थे क्योंकि वो उनको पसंद नहीं था फिल्म इंडस्ट्री में उनकी बेटी जा रही है। तो कैसे करे अभी। मुझे भी रोना आ रहा था, तो भी मैं फिर मुझे क्या है, और मुझे बोलते तुमको चलना भी नहीं आता है। मैंने कहा हाँ क्या करूँ, आप मुझे बताइए ना, आओ जाओ मैं तुमको दिखाता हूँ। और उन्होंने मुझे दिखा दिया कि ऐसे चलो। फिर उनकी तरह मैं चलने लगी, मगर वो मैं उनकी तरह चल नहीं सक रही थी ना, क्योंकि मैं एक्ट्रेस थी नहीं ना, वो तो बन गई मैं। अब मैं क्या करूँ। फिर पैकअप नहीं, वो लंच ब्रेक हो गया, और लंच ब्रेक में आके मैं बहुत रोई अपने मेकअप रूम में कि मैं क्या करूँ, मैं चल भी नहीं सकती हूँ। तो एक्टिंग तो बात की बात है। तो फिर बाद में रूम में, मेरे मेकअप रूम में देबू मुखर्जी आए, शशिधर, उनके डैडी को मुखर्जी साहब बोलते थे उनको पता चल गया कि उनके हीरोइन के साथ रानी के डैडी राम मुखर्जी, वो भी को प्रोड्यूसर थे उस फिल्म के, वो आए मेरे रूम में। तो मैं इधर एकदम नर्वस हो गई। बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मत करो। फिर उन्होंने उसको समझा, क्योंकि उन्होंने भी तो डायरेक्शन का फर्स्ट चांस उसको दिया था उस फिल्म के लिए, और वो इस तरह का नहीं ना हीरोइन के साथ कर सकते। तो फिर वो बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, उसको उन्होंने समझाया होगा। फिर मेरा शॉट चलने का उन्होंने, ठीक है कुछ ये नहीं है, फिर मेरा वो सीन हो गया चलने का। उसके बाद फिर जो बाद में जो सीन थे मेरे प्रदीप कुमार के साथ थे, अचला सचदेव थी उस फिल्म में। तो मैं इतना डर रही थी कि मुझे डर अब एक्टिंग का नहीं लग रहा था, मुझे डायरेक्टर से डर लग रहा था कि मुझे पता नहीं क्या गुस्सा होकर कुछ बोले कि तुमको ये करना भी नहीं आता। फिर भी वो बोलते रहते कि तुमको रोना भी नहीं आता, तुमको ये भी नहीं आता। बाप रे, मैंने कहा ये मेरी फिल्म मैंने ऐसे करके मगर मुझे साथ बहुत इन लोगों का था, राम मुखर्जी का था, देबू मुखर्जी का था। तो मेरी वो फिल्म मैंने काम करके पूरी हो गई। आपने हिंदी के साथ में भोजपुरी, मराठी और गुजराती भी फिल्में की है। तो एक सक्सेस, जब एक्ट्रेस जब सक्सेसफुल होती है तो साथ में बाकी लैंग्वेज भी करना आपके लिए चैलेंजिंग था? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था कि मगर जब भोजपुरी फिल्म मुझे पहली आई थी तो मैंने उनको साफ कह दिया था कि मुझे भोजपुरी नहीं आती है, तो आप मुझे मैं आपको पहले से ही बोलती हूँ, सेट पे जाके ये नहीं होना चाहिए कि आपने क्यों हमने आपको इतना साइन किया, ये किया वो किया, ये सारी बातें मुझे सुननी नहीं है, मुझे आती नहीं है लैंग्वेज, ना मैंने कभी ये लैंग्वेज सुनी है भोजपुरी। तो नहीं मगर हमको आप चाहिए, और हमारा हीरो है मनोज तिवारी, उसको भी आप ही माँ चाहिए, क्योंकि वो तब स्टार थे वहाँ के भोजपुरी के, आप ही माँ चाहिए। फिर चलो, फिर मैं वो फिल्म के लिए उन्होंने कहा कि नहीं आप हमें चाहिए, तो मैं ठीक है ओके, चाहिए तो ठीक है, आप मुझे हेल्प कीजिए, मैं कोशिश करूँगी भोजपुरी बोलने की। और मैंने कोशिश की बहुत सारा, उनके डायलॉग्स में मेरा मुझे बहुत घबराहट भी हो रही थी, पसीना पसीने में आ रहा था, मगर उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया, मनोज तिवारी ने भी साथ दिया, और वो मैंने फिल्म की। तो एक फिल्म मिल गई तो दूसरी मिल गई, तीसरी मिल गई, इस तरह से हुआ। तो गुजराती फिल्म भी मैंने पहली बार की थी ना, तब भी मुझे लैंग्वेज गुजराती नहीं आती थी। तभी भी मैंने उन लोगों से कहा था, मेरे डायरेक्टर से, कि मुझे नहीं आती है गुजराती, तो अभी आपको फिर भी मुझे लेना है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे प्रोड्यूसर को तो, क्योंकि लेडी प्रोड्यूसर थी जो मुझे मिली थी साड़ी की दुकान में, तो उनको तो आपको ही लेना है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर लेना है तो वहाँ सेट पे जाती थी तो मुझे देते थे डायलॉग्स, लंबे डायलॉग। मैं बोलती थी इतना लंबा मैं कैसे अभी बोलूँगी, तो फिर उसको शॉर्ट इतना बोल सकती है, अभी इतना बोल सकती है, इतना बोल सकती है, हाँ इतना तक मैं बोल सकती। ऐसे करके पूरी पिक्चर वो गुजराती हो गई थी पहली 2 फिल्में। उसके बाद मुझे गुजराती आने लगी और फिर मैंने काम किया। दादा कौन के एक ऐसा नाम है, जिनकी फिल्म आ रही हो तो यश चोपड़ा तक उनको फ़ोन करके पूछते थे दादा आपकी कोई फिल्म तो नहीं आ रही, क्योंकि जो ऑडियंस था मराठी और हिंदी उन्हीं की फिल्मों के जाता था, फिल्में देखने जाता था। हाँ, तो कैसा रहा उनके साथ में काम करना? दादा के साथ ऐसे हुआ था क्योंकि दादा हमारे घर में पहली बार मुझे साइन करने आए थे, और उन्होंने हमारी फैमिली देखी कि ये तो ज़रा भी फिल्मी फैमिली नहीं है, एकदम हमारे घर के जैसे। वो भी खुद भी वैसे ही थे, ज़रा भी फिल्मी नहीं थे। और हमारे घर में आए तो पहले दिन उनको मेरी मम्मी ने कोंकणी खाना खिलाया, फ़िश फ्राई, फ़िश करी और सारा फ़िश खिलाया।
तो इतने इम्प्रेस हो गए कि वो बोले कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने घर में ऐसे कोंकण में खाना खा रहा हूँ इस घर में। और तब से एकदम घर के जैसा हो गया। मेरी बहन है, मेरे डैडी है, मेरे भाई है। तो शूटिंग में कोल्हापुर में होती थी, हम सब जाते थे शूटिंग पे, जैसे घर का एक कुछ पिकनिक पे जा रहे। तो उनके साथ ऐसा मैं एटमॉस्फेयर था कि हम लोग फैमिली है। मगर जब मैं 4 पिक्चरें करने के बाद मैं उनकी हर फिल्म में रहती थी। मगर उन्होंने लास्ट फिल्म के टाइम पे उनको पता चला कि मैं, मेरे हस्बैंड, उनका नाम है साजिद, उनसे शादी करी। तो मेरे डैडी ने उनसे बताया, तो बोले कि फिर तो मैं आप लोगों के साथ मतलब ये नहीं कर सकता हूँ कि मेरी हीरोइन मुसलमान से शादी करे, मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा। तो फिर उन्होंने उसके बाद फिर उन्होंने हमसे रिश्ता ही तोड़ दिया, क्योंकि मैंने मुसलमान से शादी की। तो उस वक्त उनको भी था कि नहीं होना चाहिए था मेरी शादी मुसलमान से। तो वो वजह से भी थोड़ा सा हम लोगों का ये हो गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा कि ठीक है फिर कि अगर उनको ऐसा ही लग रहा है तो फिर तो हमारा रिश्ता ही ख़त्म हो गया। हम लोग जो फैमिली थी, मेरे माँ बाप तो मान गए। अभी आप ही अगर ऐसा सोचेंगे तो नहीं हो सकता है ना, आप इतने बड़े हैं। तो बोले नहीं, मैं नहीं ये कर सकता हूँ, और अभी मेरी फिल्म में तुम कोई भी फिल्म में नहीं रहोगी। और उसके बाद मैं उनकी फिल्म में मैंने कभी काम नहीं किया। पर इंडस्ट्री में आपको एक ही ये बुरा अनुभव हुआ क्योंकि आप मिस्टर मुमताज़ से शादी कर रहे थे, पर अदरवाइज़ आपको घर वालों ने तो स्वीकारा है, इंडस्ट्री ने भी एक्सेप्ट किया? हमारी जो इंडस्ट्री है, और आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है अभी उस ज़माने में वो मराठी इंडस्ट्री के बारे में। दादा के साथ तो मुझे इतना बैड एक्सपीरियंस हुआ है, जो उन्होंने ऐसा मुझे कहा तो मुझे थोड़ा बुरा लगा। तो अभी की मुझे मालूम नहीं मराठी इंडस्ट्री कैसी है। मगर जो हमारी इंडस्ट्री, जो हिंदी इंडस्ट्री है, बॉलीवुड जिसको बोलते हैं, वहाँ तो कोई ज़ात पात ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सारे स्टार्स मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, महाराष्ट्रियन भी है, गुजराती भी है, सब है, वो सब एक है। उनमें वो सब कुछ ऐसा है ही नहीं। तो इसलिए मुझे यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। उल्टा मेरे हस्बैंड को मुझसे ज़्यादा वेलकम करते थे सब लोग, इतना मानते थे, इतना प्यार करते थे। क्योंकि संजय दत्त की माँ भी मुस्लिम थी, डैडी उनके फादर थे हिंदू थे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी हमारी इंडस्ट्री में। तो कभी कुछ ऐसा यहाँ नहीं हुआ। ये मराठी इंडस्ट्री में मुझे वही दादा के साथ हुआ। उसके बाद फिर मैंने मराठी फिल्मों में काम करना थोड़ा सा ये कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा एक दुख लगा कि जी अवार्ड है ना, मराठी अवार्ड जो है बहुत बड़ा, उसमें सारे मराठी आर्टिस्टों को बुलाया जाता था, मुझे नहीं बुलाते थे। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं भी मराठी इंडस्ट्री की एक आर्टिस्ट हूँ, फिर मुझे क्यों नहीं बुलाते ये लोग? कभी भी कोई फंक्शन में, इनके मराठी फंक्शन में मुझे नहीं बुलाया जाता है, बाकी सबको बुलाया जाता है। तो फिर मैंने एक दिन ऐसे ही अपने, कौन है आर्टिस्ट, सदाशिव अमरापुरकर, से नाम नहीं लेना चाहिए मगर मेरे मुँह से निकल गया। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा मुझे अवार्ड फंक्शन है तो मुझे बुलाया, क्योंकि वो भी वहाँ उनके अवार्ड के वो कुछ थे उसमें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं बुलाते हैं। क्यों ऐसा? आप कुछ कीजिए, मैं आना चाहती हूँ मराठी फंक्शन में, क्योंकि मैं भी एक महाराष्ट्रियन हूँ। तो बोले कि उन्होंने ऐसा कुछ जवाब दिया, मुझे अभी क्या बोलूँ मैं, मुझे अच्छा नहीं लगा। अभी तो वो नहीं है। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि मराठी इंडस्ट्री शायद मुझे एक्सेप्ट नहीं करती है, या पता नहीं क्या है किसी के दिल में, मुझे पता नहीं है। मैं तो यही सोच के बैठूँ कि आई एम मैरिड टू मुस्लिम, इसलिए शायद वो लोग नहीं चाहते होंगे। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि कभी किसी ने मुझे वो नहीं किया है इतना, वो जितना मान मुझे इन लोगों ने दिया है। तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। अभी तो उनके कितने मराठी फंक्शंस होते हैं, सब होते हैं, मगर मुझे नहीं बुलाया जाता है। और बात यह है कि वो फंक्शन में चीफ गेस्ट होते हैं शाहरुख खान, कोई सलमान खान, या दादा कोंडके ने उसके बाद अमजद खान को लेके अपनी फिल्म बनाई, तो वो मुसलमान नहीं थे। तो फिर मुझसे क्या प्रॉब्लम थी सबको, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। तो अभी अगर किसी ने आपको ऑफ़र की मराठी फिल्म, तो आप करोगे? अभी तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो मराठी की बात नहीं हो रही है, हिंदी में भी अभी मैं
मतलब मैं सोच नहीं रही हूँ कि मैं हिंदी में करूँगी या मराठी में करूँगी। ऐसे कुछ मराठी का ऐसा कुछ वो नहीं है, मुझे काम करने के लिए कुछ भी नहीं, उनको शायद मुझे नहीं लेना है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो फिर सवाल, मैंने नहीं अपने से कुछ किया है, मैं अलग नहीं हुई हूँ, वो लोग ही मुझे नहीं चाहते हैं, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो जाके नहीं उनको बोल सकती हूँ ना कि आप मुझे चाहिए, मुझे ये कीजिए, मुझे क्यों ऐसा किया है। मैं तो उनको जाके पूछ नहीं सकती हूँ, ना पूछूंगी। आपका मतलब फ़िल्मी बैकग्राउंड नहीं था, आप फ़िल्म इंडस्ट्री में आई तो मतलब उस ज़माने में रिस्पेक्ट और सिक्योरिटी थी क्या? क्योंकि अभी बहुत गलत सलत बातें सुनने आ रही हैं। सिक्योरिटी मतलब क्या? मतलब कास्टिंग काउच थे क्या उस ज़माने में? सेफ था क्या फ़ीमेल के लिए काम करना जिसका नॉन फ़िल्मी बैकग्राउंड है? हाँ, वो तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे जिन लोगों के साथ काम किया ना, वो सब ऐसे रिस्पेक्टफुल सब फैमिली के थे, अच्छे थे। जैसे कमाल उमरी का इन लोगों का बैकग्राउंड जैसे है, वो राइटर थे और मीना कुमारी के हस्बैंड थे। उनको और क्या क्या किसके बारे में सोचना है, वो उनका अपने आपस में जो भी हुआ वो दूसरी बात है, मगर वो मीना कुमारी उनकी वाइफ थी। तो वो तो कभी, और फिर मैं तो उनकी फ़िल्म की हीरोइन ही नहीं थी, उनको मजबूरन से मुझे हीरोइन बनाना पड़ा, क्योंकि उस टाइम पे उनको कोई हीरोइन नहीं मिली थी। एक दिन में कहाँ से लड़की, क्योंकि जिस लड़की को उन्होंने साइन किया था उसकी मंगनी हो चुकी थी, और वो लड़के ने कहा मंगेतर ने कि फ़िल्म में काम नहीं करेगी, तो फिर उसको फ़िल्म छोड़नी पड़ी, इसलिए कि उसको शादी करनी थी। तो वो फिल्म उसने छोड़ दी, और एकदम उसने मुहूर्त की 1 हफ्ता 4 दिन पहले कुछ उसने कहा, आना आना उनका चल रहा होगा डिस्कशन, उसके बीच में रात को मुझे आके बोल रहे हैं कि कल आपको आना है। मतलब कितना सारा, कितना जल्दी हुआ है। तो ये मेरी डेस्टिनी थी, उसमें किसी का कुछ ये नहीं था ना, ऐसा कुछ वो था ना कुछ उनके, मतलब कभी उन्होंने ऐसे कुछ ऐसी बातें नहीं की, गलत बातें। महमूद के साथ मैंने काम किया, मैं उनकी फैमिली में जाती थी, उनकी फैमिली, उनकी वाइफ, उनकी बहनें, उनके भाई लोग सब एक साथ हम लोग बैठते थे, खाना खाते थे, वो आते थे हमारे घर में, घर के जैसा माहौल था। दादा को उनके भी बहुत ऐसे इंसान थे, तो उनके साथ भी ऐसा लगता था कि घर के आदमी के साथ बैठे हैं, बातें करें। मगर उनका शायद वैसे वो होगा हिंदू मुस्लिम का, पता नहीं उनके दिमाग में क्या था, वो भी नहीं चाहते थे, क्योंकि मुझे अपनी घर की लड़की समझते थे, ऐसे मेरे माँ बाप की तरह कि मैं किसी मुसलमान से शादी करूं, किसी मराठी लड़के से शादी करूं, तो वो उनको बुरा लगा होगा, तो वो बुरा में उन्होंने ऐसा बहुत कुछ बोल दिया। तो मेरे माँ बाप ने भी मुझे बहुत कुछ बोला, ऐसे उन्होंने भी बोला, मगर उनको ज़्यादा वो हुआ, तो उनकी फ़िल्मों में उन्होंने मुझे लिया ही नहीं, क्योंकि उनको पता था फिल्मों में लेंगे तो फिर वही हस्बैंड आके तो नहीं चाहते होंगे। अब मेरे माँ बाप हैं तो उनको तो कुछ कर नहीं सकते, तो ऐसा हो गया। आपको ऐसे बुरा एक्सपीरियंस कभी सेट पे या किसी के थ्रू कभी आया नहीं? सेफ फील हुआ हर बारी? हाँ, मुझे तो कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो महमूद के डैडी ने मुझे मिलाया एस मुखर्जी से, तो वो तो उनको भी हीरोइन चाहिए थी, उनको भी उनकी पिक्चर की 2-4 दिन की शूटिंग हो चुकी थी, तो उनको हीरोइन चाहिए, तो उनके पास सोचने का टाइम नहीं था कि इस लड़की के साथ हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। उनको बस हीरोइन चाहिए थी अपनी फिल्म के लिए, तो वो उनको मिल गई, तो काम शुरू हो गया। और जो डायरेक्टर था वो तो मुझे पसंद ही नहीं करते थे, क्योंकि उनकी वाइफ इतनी खूबसूरत राखी थी, तो सवाल ही नहीं पैदा होता, राखी के सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तो उनको लगता था कहाँ से किसकी लड़की को उठा के लाए तो वो अलग इसमें थे। तो किसी को सोचने का मेरे बारे में, शायद ये मेरी डेस्टिनी थी, या शायद मेरा ये क्या बोलते अच्छा तकदीर था, जो मुझे इन सब चीज़ से कभी गुजरना नहीं पड़ा। ये सब इत्तेफाक की वजह से मैं बचती गई इस इंडस्ट्री के से। जो आप बोलती हैं वो मुझे नहीं मालूम है, मगर ये सब चीज़ों से मुझे कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। अच्छा, एक फॉरेन की जो एक एक्ट्रेस थी, उनका एक फिगर, एक अलॉट, मतलब एक होता है, एक क्या बोल सकते हैं उसको, एक मेजरमेंट होती है, स्पेशली हाई चीक बोन्स और शार्प जॉ। ये मतलब आपको कैसे विरासत में सब मिला? यहाँ तो लोग कॉस्मेटिक सर्जरी करके वो सब लेना चाहते हैं। वो तो है, मगर ये तो पता नहीं क्या बोलते, फैमिली का होगा। मेरी मम्मी ऐसी थी, तो फैमिली में ही हो सकता है। और मेरे हस्बैंड की फैमिली भी वैसी ही है, मगर मेरे हस्बैंड की तरफ से नहीं आया है ये सब मुझे, ये मेरी फैमिली से आया है। और मैंने आज तक कभी ये सब
ब्यूटी का कुछ किया नहीं। मैं ब्यूटी पार्लर भी नहीं जाती हूँ, मैं आईब्रोज़ नहीं करती हूँ, मैं फेशियल नहीं लेती हूँ, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। मैं बालों के लिए कुछ नहीं करती हूँ, स्ट्रेटनिंग नहीं करती हूँ। ये मेरे अपने बाल है, कर्ली कर्ली बाल, वो ही रखती हूँ, वो सब मैं करती हूँ। और ब्यूटी पार्लर तो मैं जब मैं हीरोइन थी तब भी नहीं गई थी और आज भी नहीं जाती हूँ। तो ये सुंदरता का राज क्या, मतलब किस तरह आप मैनेज करती हैं? मैनेज तो कुछ नहीं करती मतलब हाउ डू यू लुक दैट यंग एवरीवेयर, मतलब टो से लेके बाल तक? वो सब अपने कुदरती है सब ऊपर, जैसे मतलब कुदरत क्या बोलते, कुदरती होगा ये शायद, तो अपने आप ही सब ऐसे ही हो रहा है। मुझे पता नहीं क्या है। एक बार एक डायरेक्टर ने मुझे कहा था, जो उन्होंने कहा था कि तुम जब आती हो सेट पे तो तुम पूरा सेट ऐसे खिलखिला उठता है, तुम्हारी हंसी से पूरा खिल जाता है और तुम्हारा शाइन चेहरा है, वो है ब्राइट चेहरा है। मतलब उस वक्त तो मैं यंग ही थी, अभी की बात नहीं कर रही मैं, तो उस वक्त की बात करी। तो क्या है, मैं मेरी वाईफ से भी हमेशा इस बारे में डिस्कशन करता हूँ, कारण का माझं सर्व काही गोष्टी झाल्या आहेत ना फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये. मी एक पहिली फिल्म साईन केली, दुसरी फिल्म साईन केली, हे सगळं इत्तफाक से झालेलं आहे. त्यामुळे इत्तफाकमध्ये ना मे बी आय डोंट नो काही असा विचार करायचा किंवा कुणाबद्दल काही विचार करायचा वगैरे असं काही टाईमच नाही मिळाला. मला पण नाही मिळाला आणि त्या लोकांना पण नाही मिळाला असेल. आणि सगळेच चांगले लोक होती, कारण शशिधर मुखर्जीने साधना, आशा परेख सगळ्या मोठ्या स्टार्स लोकांना त्याने आणलं आहे. तर ते त्या टाईपचे असे तर मग त्या लोकांनी थोडीच असं काम केलं असतं. ते सगळे स्टार्स होते, तर ते लोक तसे त्या टाईपचे नव्हतेच. मला माहिती नाही आताचं काय आहे का म्हणून, कारण त्या टायमाला खूप रिस्पेक्टफुल सगळेजण होते, डायरेक्टर, प्रोड्युसर्स आणि फॅमिलीवाले होते. त्यामुळे त्यांचं कधीच असं ह्या गोष्टीमध्ये त्या लोकांचं लक्षच नव्हतं. बस त्यांना एक त्यांच्या फिल्मसाठी एक कॅरेक्टर पाहिजे, तर त्यासाठीच ते विचार करायचे की हा माझ्या फिल्मचा कॅरेक्टर आहे, ही माझी हिरोईन आहे, हिचा हा रोल आहे, त्याच्यामध्येच ते राहायचे आणि त्याच्याबद्दलच ते डिस्कशन करायचे की तुला असं करायला पाहिजे, तुला असं बसायला पाहिजे, तुला असा मेकअप करायला पाहिजे, तसंच ते करायचे. आपका जो बेटा है रुजलान, उसका एक्टर बनना इंस्पिरेशन आप थी उसके लिए? नहीं, मैं कुछ भी नहीं थी. वो भी इत्तेफाक से इस फिल्म इंडस्ट्री में आया है. क्योंकि हमारे घर का माहौल जो है फिल्म का नहीं था, और ना ही हमने उसको कभी फिल्म के लिए कभी ये किया है कि तुमको फिल्म इंडस्ट्री में आना है. ना मैंने, उसके डैडी नहीं चाहते थे कि वो फिल्म इंडस्ट्री में रहे, काम करे, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क है, बहुत कुछ यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें होती है. और वो चाहते थे कि वो पढ़ के कुछ करे. तो वो फाइनेंस में बहुत अच्छा था, तो फाइनेंस में उसने पढ़ाई की है. और उसके बाद दोस्तों में जैसे कॉलेज में होता है कि ऐसे एक ऐड के लिए फ़ोटो भेज रहे, तो रुसलान तुम भी फ़ोटो भेजो, ऐसे करके उसने भी फ़ोटो भेजे अपने, और उसमें सिलेक्ट हो गया और उसको एक ऐड मिल गया. फिर ऐसे करके दूसरा एक ऐड आ गया. तो वो तब कॉलेज में था, ये कॉलेज के ज़माने में ऐड मिल रहे, पैसे भी आ रहे, तो उसको लगा ये तो बहुत अच्छा है, ऐसे ही हो रहा है. ऐसे करते करते फिर उसको ये जो फिल्म मिल गई थी MP3 मेरा पहला प्यार, वो भी उसका ऐसे ही मिल गई. वो जो वो लोग ऐड वाले थे जो MP3 वाले, तो उन लोगों के पास रुसलान का फ़ोटो गया था ऐड के लिए. ऐसे जाते हैं ना वो सब देखते हैं, तो उन्होंने भी एक हीरो साइन किया था पहले. उसके बाद वो डायरेक्टर ऐसे देख रहे थे कि कौन कौन और लड़का देखते हैं, तो उन्होंने रुसलान को देखा फ़ोटो, अरे ये लड़का तो अच्छा है, ज़रा इसको बुला लो, इसको करो. रुसलान गया उनको, उसको लगा कि ऐड के लिए बुलाया होगा, तो बोले हम फिल्म शुरू कर रहे हैं. तो जब ठीक है तो क्या है, हाँ तो ठीक है करूँगा ना, ऐसी फिल्म में हाँ करूँगा ना. उसने हाँ बोला. उसको भी इतना भी एक्टिंग का ऐसा वो नहीं था, और ना ही एक्टिंग करने के लिए वो रोज़ एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग स्कूल में जा रहा है, एक्टिंग स्कूल में नहीं गया, एक्टिंग नहीं किया, कुछ भी नहीं. शामक दावर के पास डांस सीखता था, वो भी डांस सीखता था. तो ऐसे होके फिर शूटिंग, उसने बोला कि ठीक है कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, मगर तुम्हारे माँ बाप के साथ करना है. हाँ तो आइए. तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर दोनों आए थे. बेल बजी तो दरवाज़ा मैंने ही खोला, तो मुझे देख के बोले ओ सॉरी हम गलत घर में आए. मैंने कहा नहीं आप गलत घर में नहीं आए, आप सही घर में आए हैं. रुस्तान मेरा बेटा है. हाँ आपका बेटा है. उसने तो हमको बताया नहीं कि आप उसकी माँ है. मैंने कहा वो क्या बताएगा जानबूझ ऐसे कि मेरी माँ ये है. आपने उसको साइन कर लिया, हो गया ना.
फिर वो आया, फिर उसको साइन कर लिया और उसको पहली फ़िल्म मिल गई, पहली फ़िल्म से दूसरी मिल गई, तीसरी मिल गई, ऐसे वो काम करते रहा। तो उसका भी ऐसे ही हुआ एक्चुअली, ऐसे कुछ उसने बहुत कुछ ऐसा स्ट्रगल नहीं किया है काम के लिए, तो वो भी ऐसे ही काम कर रहा है। तो डिस्कस करता है, कभी कोई रोल मिला तो आपसे डिस्कस करता है वो? करता है, डिस्कस करता है, पूछता है कि ये मुझे ऐसा रोल आया है, ऐसा आया है, ये ठीक है क्या, ये करना चाहिए क्या? फिर मैं कहती हूँ उसको, नहीं, एक्टर के लिए सब रोल अच्छे ही होते हैं, अपने खुद को कैसे करना है उसके ऊपर है, तो तुम इसमें अपना तरीके से करो, अपने इससे करो, जो रोल है ऐसा देखने में अगर ऐसा नहीं लग रहा है, छोटा लग रहा है, बड़ा लग रहा है, ये सोचना नहीं है, काम करते रहना है और काम करो अगर तुमको करना है तो वो भी ऐसे ही करता है कि उसको रोल जैसा भी हो अच्छे से करना है उसको, और काम में बेईमानी नहीं करनी है, सेट पे जाना है, टाइम पे जाना है, और जब तक तुम्हारा काम ख़त्म नहीं होता कभी काम छोड़ के नहीं आना है। ये मैंने 2-3 चीज़ें उसको सिखा दी थी, तो वो चीज़ें वो वैसे ही करता है, वो तो सब तारीफ़ करते। सतीश कौशिक जी भी, ये मैंने उसका जीले ज़रा के प्रोड्यूसर थे, बहल, तो वो भी मुझे फ़ोन करके बोलते थे कि आपका बेटा इतना अच्छा है, टाइम से आता है, कोई शूटिंग में कुछ भी नहीं है, चाहे 9 बजे छोड़ो 10 बजे, कभी नहीं कहा उसने कि मुझे जाना है, करना है, चुपचाप काम करते रहता है। इतना अच्छा आपने उसको बहुत अच्छे से बड़ा किया है। तो ये सारे सतीश जी भी बहुत बहुत प्यार करते थे। अभी मतलब जब वो छोटा था, उसका स्कूल का कोई डे होता था, पेरेंट्स डे वगैरह कोई डे होता था, कभी स्कूल में मस्ती किया, बोर्डिंग में कभी मस्ती की, तो आपका कभी एनकाउंटर हुआ टीचर से? नहीं, वो शांत बच्चा था बहुत। उसको तो हम लोगों ने बोर्डिंग स्कूल में रखा था, न्यू एरा स्कूल में पंचगनी में, जहाँ पे तारे ज़मीन की शूटिंग हुई थी ना, वो स्कूल में वो पढ़ता था। तो वो तो बोर्डिंग स्कूल में भी रखना इसलिए पड़ा कि वो, हम उसको बार बार बोलते थे कि तुमको हमने बोर्डिंग स्कूल में डाला इसलिए नहीं कि तुम बदमाश बच्चे हो, नॉटी हो या पढ़ते नहीं हो, तुमको इसलिए रखा है कि हमें तुम्हारे अच्छे के लिए रखा है, क्योंकि हम तुमको वक्त नहीं दे पा रहे। उस वक्त मैं बहुत काम करती थी और रोज़ 3-3 शिफ्ट करती थी, तो मेरे पास टाइम नहीं रहता था अपने बच्चे के लिए। आया लोगों के साथ वो बड़ा हो रहा था। मेरे हस्बैंड तो बॉम्बे में नहीं रहते थे, वो भी बाहर रहते थे। अब बच्चे को कैसा बड़ा करे? फिर डिम्पल ने एक दिन मुझे कहा कि उसको बोर्डिंग स्कूल में रखो। मैंने कहा कैसे करूँ? नहीं डिम्पी, ऐसे हो नहीं सकता है, कैसे मैं बच्चे को रखूँ? तो बोली नहीं, मेरी 2 बेटे, बच्चे ख़राब होते हैं। मैंने पहले शुरुआत तो यहीं से की, बच्चों को नहीं रखते, हमारी फैमिली में सब बोल रहे बच्चा ख़राब हो जाएगा। वो बोली मेरी 2 बेटियाँ हैं, वो तो ख़राब नहीं है। किमी काटकर की मम्मी थी वहाँ पे, उनके साथ भी मैंने एक फ़िल्म की थी किमी के साथ, तो वो बोली मेरी बेटी है, वो ख़राब नहीं है, तो आप डालिए, नहीं तो आप काम ही नहीं कर पाएंगी, और आपका करियर अभी इतना अच्छा चल रहा है, मत ऐसा कीजिए। तो फिर डिम्पल के डैडी ने हमको हेल्प की। वो पंचकनी के सेम स्कूल में दोनों पढ़ी है, ट्विंकल और वो उसकी दूसरी बेटी, दोनों बेटियाँ, तो वो स्कूल में उसको डाला गया। क्योंकि अंजना जी, आप रुसलान के बारे में बता रहे थे कि वो कैसे उसका एक्टिंग में आना हुआ? वो तो पढ़ रहा था और फाइनेंस कर रहा था, तो हमने भी कभी उसको एक्टिंग के लिए नहीं कहा कि तुम एक्टर बनना है, ना उसने भी कभी सोचा था। तो शायद मेरे जैसा ही उसका करियर हुआ कि वो ऐसे ही कॉलेज के लड़के सब फ़ोटो भेज रहे थे मॉडलिंग के लिए, तो इसने इसका भी फ़ोटो भेज दिया और इसमें उसको बुलाया गया और वो मॉडल बन गया और मॉडलिंग करता गया, एक किया, 2 किया, ऐसे करते गया। और ये मॉडलिंग के ही थ्रू से उसको ये MP3 फिल्म मिल गई, जो लोग ऐड वाले थे, और उन लोगों ने फिर रुसलान को अपनी फ़िल्म के लिए हीरो लिया, जबकि उन्हें पता नहीं था कि वो किसका बेटा है, क्या है ना। इसने कुछ कहा तो इसने भी सोचा कि ठीक है, फ़िल्म मिल गई है, काम करते हैं, देखते हैं। और जब वो घर पे आए माँ बाप से मिलने के लिए, वो उन्होंने कहा कि हम माँ बाप को मिलना चाहते हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, तो उसने कहा हमसे कहा कि वो आने वाले हैं। अच्छा ओके। और दरवाज़ा मैंने ही खोला, जब मैंने खोला तो उन्होंने कहा अरे हम तो रॉन्ग घर में आए हैं, सॉरी। मैंने कहा नहीं, आप सही घर में आए हैं। तो रुसलान आपका? मैंने कहा वो मेरा बेटा है। ओह, मैंने कहा आइए बैठिए। और इस तरह से फिर उनको भी पता चला कि अरे रुसलान ने कभी कहा नहीं ऐसे, क्योंकि वो बहुत शाय था, कभी इस तरह से किसी से उसे बात नहीं करता था।
तो फिर और बोर्डिंग स्कूल में था इतने साल से, तो फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म लाइन, ये सब कुछ से दूर था वो, उसको ये दुनिया ही मालूम नहीं थी। छुट्टियों में आता था तब हम उसको फ़ॉरेन लेके जाते थे, फ़ॉरेन में हमारे साथ रहता था, पोस्टिंग्स में रहता था, तो उसको इंडस्ट्री क्या होती है पता ही नहीं है, माँ की शूटिंग का भी नहीं पता है। मगर एक बार वो पंचगनी में शूटिंग चल रही थी रेखा और मिठुन की, और सारे बच्चे सैटरडे था तो सैटरडे संडे को ही शूटिंग करते स्कूल में, क्योंकि स्कूल बंद रहता है। तो ऐसे इन लोगों की शूटिंग चलती, शायद स्कूल में ही थी, तो सब लड़के लड़कियां सब शूटिंग देख रहे थे ऐसे खड़े होके। इतनी सारी भीड़ में मिठुन ने रुस्लान को देख के कहा, तुम अंजना जी के बेटे हो? तो उसको कैसे मालूम? तो रेखा इधर आओ, रेखा इधर आ, ये अंजना जी का बेटा है, अंजना जी का बेटा है। तो वो उसको बुलाया, इधर आ जाओ। फिर वो गया, तुम अंजना जी के बेटे? बोला हाँ। ओ तुम्हारी माँ हमारी ये है, वो मेरे साथ काम किया है। तो वो क्या बोलेगा? तब तक उसको तो पता ही नहीं था वो एक्ट्रेस है। देखी थी उसने नहीं, उसको पता था कि मम्मी मेरी एक्ट्रेस है और इस सबके साथ काम करती है। मगर मिठुन को कैसे पता चला कि जिसने मेरे बच्चे को देखा ही नहीं है कि ये अंजना जी का बेटा है? ना मैंने कभी कहा कि मेरा बेटा स्कूल में पढ़ता है। तो मिठुन ने शक्ल देख के कैसे पहचान लिया इतने सारे बच्चों में कि मेरा बेटा है? ये भी तो ताज्जुब की बात है। मतलब उसके चेहरे में भी कुछ ऐसा होगा जो अट्रैक्ट किया और मिठुन ने उसको पहचाना कि ये किसी का तो मतलब है इस लड़के के इसमें फेस में। और ऐसे करके वो भी फिल्मों में काम करता रहा। मगर जहाँ जहाँ उसने भी काम किया वहाँ पे उसको सब बहुत प्यार करते थे। तो कि एक ही मैंने सिखाया था उसको कि तुम टाइम से जाना, बड़ों का रिस्पेक्ट करना, और अगर सीनियर आर्टिस्ट है उनका रिस्पेक्ट करना। और सुलभा जी थी उसके सीरियल में, बहुत प्यार करती थी उसको। और टाइम से जाना, शूटिंग पे कभी नहीं कहना कि मुझे जाना है, मुझे क्या, जब तक शूटिंग होती है शूटिंग करते रहना। तो ये सारी चीज़ें उसने दिमाग में रखी थी और वैसे ही करता था। इसके लिए सतीश जी भी बहुत उसको प्यार करते थे। हमेशा कहते थे कि अंजना जी आपने आपके बेटे को बहुत अच्छे से बड़ा किया, इतना अच्छा तमीज़ वाला लड़का है। बहुत हम लोगों को बहुत मतलब एक लॉस हो गया, सतीश जी अभी इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत प्यार दिया रुस्लान को, हमारी फैमिली को। तो वो इस तरह से वो भी मेरी तरह ही काम कर रहा है, आज भी कर रहा है अपने फैमिली लाइफ में भी खुश है, सब ठीक है। मतलब ज़िंदगी में एक्सीडेंट होते तो लोग डर जाते, लेकिन आपके साथ में अभिनय का, एक्टिंग का जो एक बहुत ही खूबसूरत एक्सीडेंट हुआ, सेम रुस्लान के साथ में हुआ। तो यहाँ कुछ नसीब का टाका मान सकते हैं आप? हाँ, हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से मेरे साथ हुआ है, जैसे पिक्चर के ऊपर फिल्म में मुझे मिलती रही एक के बाद एक, अचानक किसी को हीरो चाहिए था तो किसी को हीरोइन चाहिए था तो वो हीरोइन चली गई छोड़ के, और किसी के पास हीरोइन ही नहीं थी। तो वो सारी चीज़ें ऐसे अचानक हो गई मेरे साथ और मैं हीरोइन बन गई। वो ऐसे ही रुस्तान के साथ भी ऐसे ही हुआ और उसको पहली फिल्म मिल गई। तो शायद हो सकता है कि ये क्या बोलते, कुदरत ही एक है जो ऐसे एक हम लोगों के साथ ऐसे हुआ है, फैमिली के जैसा फैमिली में हुआ है। आजकल आप एक्टिंग नहीं करती, क्या कुछ बात है? मतलब ऑफ़र तो आई एम श्योर बहुत आते होंगे, ढेर सारे ऑफ़र आते होंगे, तो आप काम क्यों नहीं करती? क्या हुआ है, मैं काम इसलिए भी नहीं कर रही हूँ कि एक तो मुझे जो आजकल जो ऑडिशन का जो आ गया है दौर आ गया है। हमारे ज़माने में ऑडिशन था नहीं, और जो उनको हीरोइन चाहिए होती थी उस कैरेक्टर के लिए, तो उसी को सोच के वो लोग लेते थे। और अगर कैरेक्टर के लिए वो लड़की नहीं है और उनको कोई हीरोइन चाहिए, तो आपस में किसी पहचान से कहते थे कि हमको एक हीरोइन चाहिए, और वो हीरोइन को लोग हीरोइन बना देते थे। तो इतना उन लोगों में हिम्मत थी उस लड़की को या लड़का को एक्टर बनाने की, तो वो लोग एक्टर बनाने वाले थे, तो ऑडिशन वाले कोई थे ही नहीं उसमें। अब ऐसा हो गया कि मैं उस ज़माने की हूँ, ऑडिशन की नहीं हूँ, तो मुझे तो ये ऑडिशन जो लेना आते थे लेने के लिए, शुरू में मैंने ऑडिशन दिया, ऐसा नहीं कि नहीं दिया, कि चलो ऑडिशन तो वो कहते थे कि ऑडिशन के बगैर नहीं होता है, ऑडिशन तो देना ही पड़ता है, ओके ठीक है। बट जब वो ऑडिशन देने के लिए लेने के लिए आते थे, कैमरामैन हो या उनके साथ एक लड़का हो,
तो वो लोग ऑडिशन लेते थे, और जो लड़का है वो क्यों देता था, जो हमारा कैरेक्टर है वो हमें बोलना पड़ता था। अब जो क्यों देने वाला वो तो एक्टर है कि नहीं, कौन है, हमें पता ही नहीं है, वो तो अपना ऐसे ही बोल रहा है, मगर हम एक्सप्रेशन कैसा थे मुझे नहीं समझ में आता था। और मुझे तो वो आदत है, मेरे सामने एक स्टार नहीं, एक एक्टर जो वो रोल में है, वो एक्टर जो मेरे सवाल जवाब का से बात करे। और यहाँ तो कोई दूसरा ही कर रहा है जो मेरे साथ काम ही नहीं करने वाला है, एक्टर है नहीं, तो मैं कैसे उस एक्टिंग करूँ, रिएक्शन एक्शन कैसे करूँ उसके साथ। तो मुझे तो वो जमा ही नहीं। और जितना मैंने ऑडिशन किया है, कभी मुझे फिल्म या टीवी मुझे मिला नहीं है कि मैंने ऑडिशन जब भी दिया है तो बिना ऑडिशन के मुझे ऑफ़र बाद में आई थी कि नहीं, ऑडिशन के बगैर ही आपको हम लेंगे, मगर उस वक्त तो मेरा काम करने का मूड चला गया था, तो मैं नहीं चाहती थी बस हो गया, आप काम नहीं करना चाहिए, तो मैंने काम नहीं किया। बट ज़्यादातर ऑडिशन के जितने सारे ऑडिशन मैंने दिया है, कभी मुझे ऑफ़र नहीं आई कि उन्होंने कहा नहीं कि इस रोल के लिए आपको हमने लिया है, वो दूसरे ही कोई आर्टिस्ट आ जाती थी मेरी जगह पे। तो मुझे ऐसा लगा कि अब की जो इंडस्ट्री वो मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं यहाँ पे काम कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो वही अपना ज़माने का लेके बैठी हूँ। तो और मुझे नहीं लगता है कि पता नहीं, बड़े स्टार्स तो अभी भी काम करते, अगर कहेंगे बोलेंगे तो वो कैसे काम करते, उनका ऑडिशन होता है क्या, अब मुझे नहीं मालूम है। शायद उनका ऑडिशन क्यों होगा, अब अमित जी का थोड़ी ऑडिशन लेंगे, अब जया जी का थोड़ी ऑडिशन लेंगे, या शबाना आज़मी जी का, उनका भी तो ऑडिशन नहीं लेंगे। उनको सोचा ही जाता है कि इस कैरेक्टर के लिए वो है। हाँ, उनका कुछ टेस्ट लेते होंगे, जो लुक का टेस्ट। आई डोंट माइंड कि मुझे लुक का टेस्ट मेरा ले ले, मगर मुझे ऑडिशन में एक्टिंग करने के लिए कहे तो वो मैं नहीं कर सकती। तो वो वैसे ही वो लोग को भी शायद, वो लोग काम कर रहे हैं आज भी, तो उनको नहीं कोई शायद उनका ऑडिशन लेता है कि नहीं लेता है, आई डोंट नो। बट मेरे ऑडिशन की वजह से भी ज़्यादातर मेरा दिल हट गया कि नहीं, मुझे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऑडिशन से काम नहीं मिलता है। ये जो चेंज है, अच्छा है कि बुरा है? और कभी दिल में लगता है आपके कि अरे मैंने इतनी सारी फिल्में की, इतने सारे दिग्गज लोगों के साथ में किया, तो अंजना मुमताज़ जो मेरी पर्सनालिटी, उसका ऑडिशन क्यों ले रहे हैं? नहीं, क्योंकि वो उनका जो अभी क्या कहूँ मैं, वो एक बन गया है कि ऑडिशन लेना ही है। और उनके जो प्रोडक्शन हाउस होता है, वो तो 10 मेरी जैसी माँ का या बहन का या जो भी है, उनके ऑडिशन लेते हैं, और उसमें से वो लोग सिलेक्ट करते बाद में देख के इसको लेना है। फिर बाद में किसको लेते, क्या लेते, वो अंदर से मुझे कुछ भी मालूम नहीं है क्यों लेते। और कभी कभी तो बजट का भी होता है कि अभी 10 लोगों में से अगर 10 का ऑडिशन ले रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, तो उस ऑडिशन में 10 लोगों के जो मेरे जैसे कैरेक्टर वालों को पूछा जाता होगा कि कितना आप लेंगे, कितना आप लेंगे, और उनके प्रोडक्शन के बजट के हिसाब से उनको वहाँ पे कितना ही कैरेक्टर के लिए है, उसके हिसाब से फिर वो लोग आर्टिस्ट लेते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और वो उस बजट में भी शायद नहीं बैठती होगी, तो इसके लिए भी शायद मुझे नहीं लेते होंगे, या मैं कैरेक्टर में सूट नहीं होती होगी इसलिए नहीं लेते होंगे। वो मुझे आज पता नहीं चला है क्यों नहीं लेते हैं। अभी आप टाइम पास के लिए फिल्में देखती, या तो आपने अपनी फिल्में देखी होगी, या तो आपके जो पसंदीदा एक्टर है मीना जी, आशा जी, बाकी जो एक्ट्रेस है, कभी ऐसे लगा कि शायद ये रोल मैं करती, तो ऐसा कोई दिल में दिमाग में कोई रोल है आपके जो कोई ऑलरेडी निभा चुका है? है वहीदा रहमान का गाइड में, क्योंकि वो डांसर भी थी, उसमें डांसर ही थी, और एक अलग ही कैरेक्टर था उनका फिल्म में। तो वो मुझे लगता था हमेशा कि मुझे मिलना चाहिए था, तो वो है। और नूतन मेरी फेवरेट एक्ट्रेस थी, मीना कुमारी थी, तो उनकी बहुत सारी फिल्मों में नूतन की भी बंदी आई थी, उसमें भी मुझे लगता था कि मुझे ये कैरेक्टर मिलना चाहिए था। तो मीना कुमारी की तो मैंने कितनी सारी फिल्में देखी है, तो हर फिल्म में मुझे उनको देख के लगता था कि ये रोल मुझे मिलना चाहिए। वो जैसे साहिब बीबी गुलाम तो बहुत ही हिट फिल्म थी, मगर ऐसे उनकी लाइट फिल्में भी थी, तो वो मैं सोचती थी कि मुझे ऐसा रोल मिलता तो कितना अच्छा होता। तो ऐसा ही बस सोच ही थी वो मगर कभी ऐसा रोल नहीं मिला।
50 साल से ज़्यादा का अनुभव है आपको अभिनय का, इतनी सारी फिल्में के इतना सारा चेंजेस देखा आपने, कभी ऐसे लगता है कि ये एक्सपीरियंस को मैं लिखूं? हाँ, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ऐसे सब लिखूं। फिर मैं सोचती हूँ कि अगर मैं ऐसा कुछ लिखूंगी और इसमें बहुत सारी चर्चाएं हो सकती है, जिसमें कुछ किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जब भी कोई अपनी लाइफ के बारे में लिखता है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मैं लिखना चाहूँगी भी, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें किसी को बुरा भी लग सकता है मेरे लिखने से, जो मैं दिल से बोलना चाहती हूँ, लिखना चाहती हूँ, मगर कभी कभी नहीं होता है कि दिल से लिख नहीं सकते। तो मेरे घर के भी लोग बोलते नहीं है, सब लिख के कोई मतलब नहीं है, फिर किसी को बुरा लगे क्या लगे, क्योंकि मैं जो लिखूंगी और कहूँगी तो सच ही कहूँगी ना। क्यों मैं लिखने के लिए एक बुक लिखने के लिए थोड़ी बुक लिखूंगी, मैं उसमें सब कुछ डालूंगी, सब कुछ लिखूंगी, रियल जो मुझे दुख होता है। जैसे मैंने कहा कि मुझे इस बात का अभी भी दुख है कि मुझे मराठी फिल्म इंडस्ट्री ने कभी अपनाया नहीं, तो इस बात का मुझे दुख है। बीइंग अ महाराष्ट्रियन, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मराठी हूँ, पक्की मराठी लड़की हूँ, फिर मुझे क्यों नहीं लेते ये लोग, और क्यों नहीं मुझे वो रिस्पेक्ट देते हैं जो मुझे बॉलीवुड के सब स्टार्स लोग रिस्पेक्ट देते हैं। ऐसा क्या किया है मैंने, तो ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैं कभी इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करूँगी। OTT के बारे में आपका क्या ख्याल है? OTT तो बहुत अच्छी चीज़ है जो आजकल हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि वो अलग तरह की फिल्में होती है, अलग तरह के सब्जेक्ट होते हैं जो हमने कभी हमारे ज़माने में ऐसे सब्जेक्ट देखे नहीं और ना बनते थे। तो वो एक अलग ही दुनिया है, अलग ही सारी जो फिल्म है वो अलग है, और वो मुझे तो देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है, और घर में बैठ के देखते हैं, वो भी एक बात है। और अगर 2-4 एपिसोड देखने के बाद वक्त नहीं है तो कल भी देख सकते हैं, मगर वो भूलते नहीं हैं, वो याद रहती वो चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो OTT आने से भी बहुत आर्टिस्टों को फ़ायदा हुआ है, और इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं हमारी इंडस्ट्री में, बहुत अच्छे, जिनको काम नहीं मिलता है। बड़ी फिल्मों की ख्वाब तो देखते हैं, सब देखते हैं, मगर नहीं होता है, वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते हैं। पहुँच पाते तो उनके लिए जो सोचते हैं वो दूसरा ही कोई आ जाता है, जो स्टार ही आता है उनकी जगह पे। तो ये OTT जो है उसकी वजह से वो लोग अपने आप को दिखा पाते हैं, वो क्या है, कितने अच्छे एक्टर है, क्या कर नहीं सकते और क्या करते हैं, वो दिखाते हैं। और जब आप देखेंगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट, छोटे बड़े। और जब हम लोग देखते हैं तो हर आर्टिस्ट के बारे में मेरे मुँह से वाह निकलती कि क्या एक्टर है ये लोग सब। आखिरी में सवाल छोटा सा ही होगा, आप इंटरव्यू देती नहीं है, मैं आपके पीछे 2 साल से ज़्यादा, मेरे ख्याल से 4 साल तो हुए रहेंगे आपके पीछे पढ़ के मैं आज आपसे मिल रही हूँ। ऐसा ही कोई आपके पीछे पड़ा, आप मुझे चाहिए ये फिल्म में, ये OTT में, हमको नहीं करनी ऑडिशन, तो क्या आंसर होगा आपका? हाँ, तब तो मैं करूँगी। अगर मुझे ऑडिशन नहीं देना है तो मैं ज़रूर करूँगी, और वो मुझे चाहते हैं कि वो मैं उनके OTT में काम करूँ, तब तो मैं ज़रूर करूँगी, क्यों नहीं, मगर मैं ऑडिशन नहीं दे सकती हूँ। हाँ, अगर कोई कैरेक्टर है जो मेरा रोल है उसके साथ जो अपोजिट है, जो भी मेरा साथ है, वो मेरे सामने रहेगा तो मैं ज़रूर मैं कर लूँगी, ऑडिशन भी दे दूँगी। बहुत अच्छा लगा अंजना मुमताज़ जी आपसे बात करते हुए। तो स्क्रीन ग्राफिया के दर्शकों, ये थी विद्या मांजरेकर उर्फ अंजना मुमताज़, जिनका स्क्रीन नाम है। और मतलब मेरे ख्याल से वो इंटरव्यू नहीं देती, पर इस बार जो स्क्रीन ग्राफिया की तरफ से मैं हर्षदा वेद पाठक इनसे जो मिली हूँ, और जो कुछ हमारे जो सवाल जवाब निकले हैं, मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजना जी। थैंक यू सो मच, एंड ऑल द बेस्ट टू यू। गॉड ब्लेस यू।